लाइफ में कैसे इम्प्लीमेंट करें। थ्योरी तो भूल जाएंगे सब लोग। आप जैसे बोल रहे कि 2 हफ्ते तक इसका इफेक्ट रहेगा, उसके बाद धीरे हाँ, धीरे वो भूल जाएंगे। आप पे डिपेंड करता है कि आपने किस इंटेंसिटी से सुना है। देखो, थियरी वही है, यदि वो समझ में आई है तो प्रैक्टिकल में ना आए ऐसा हो नहीं सकता। लेकिन उसको प्रैक्टिकल में कैसे लाना है उसको थोड़ी सी बात अभी करेंगे, लेकिन जब उसी को आप बार बार सुनोगे ना तो आपको उसमें से वो तार दिखने लगेगा कि प्रैक्टिस में कैसे आता है। प्रैक्टिस में क्या आएगा, आपके भाव और विचार में कुछ बेहतर होगा, आपके संबंध में कुछ बेहतर होगा, आपके प्रोफेशन में कुछ बेहतर होगा। इतना ही होना है जी। और कुछ? हाँ जी, बोलिए बोलिए बोलिए। हेलो हेलो। हेलो, हाँ जी, चलो भैया जी, मेरे को बहुत सुकून मिला। हाँ, पता नहीं ये जो थॉट्स मन में चल रहे थे हमेशा से, कि मेरे को सब एक जैसे लगते थे। ऐसा लगता नहीं था कि हमारे में कोई फ़र्क है। हमने ये ज़बरदस्ती बनाए हुए हैं जाति धर्म के ये सारे फासले। धर्म को, जिसको हम कहते हैं धर्म, वो उसने हमारे में डिविसिवनेस ज़्यादा लाई है, डिवाइड ज़्यादा किया है। और यहाँ बात जोड़ने की हो रही है, वो बहुत सुंदर बात है। तो मेरे को बहुत सुकून हुआ। मेरे को ऐसा लगा जैसे बहुत सालों बाद मेरे को अपना परिवार मिल गया। एक सेम भाषा बोलने वाले लोग मिल गए, वही सोचने वाले लोग मिल गए, सेम सोचने वाले। तो ऐसा है, पहले हमेशा ऐसा लगता था, निराशाजनक लगती थी ज़िंदगी। ऐसे लगता था पता नहीं क्या होगा, क्योंकि लोग ठीक नहीं सोचते। लेकिन अभी ऐसे लग रहा है कि हैं ठीक सोचने वाले, समझदार लोग हैं। और हर आदमी ठीक सोचना ही चाहता है जी। देखो अभी ऐसा लगता है कि एक पंजाबी अलग होता है, मराठी अलग होता है, रूटीन मान्यताएं, इस धर्म के लोग, इस धर्म के लोग। अब एक बार समझने की कहानी शुरू होती है तो सारे एक जैसे हैं। देखो, जैसे हमारा ध्यान शरीर से हट के मैं पे जाता है तो हमको समानता दिखने लगती कि कोई भी धर्म का हो, सुखी होना ही चाहता है, नियम तो सबके लिए एक है। तो जैसे जैसे शरीर से हटते हैं फिर सारी चीज़ें हमको समानता के उसमें दिखने लगेंगी। तो मुश्किल नहीं है इतना। हाँ, अब उसके लिए हम क्या मेहनत करें, है ना। हाँ, माइक दीजिए। माइक मांग रहे हैं? हाँ, माइक दीजिए। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। कल धर्म को लेके जैसे इन्होंने कहा, यीशु जी ने, अभी बहुत सारी बातें क्लियर हुई। धर्म और धार्मिकता क्या है वो बहुत ही अच्छा लगा सुन के, बहुत एनालिसिस अच्छा हुआ। मुझे उसके साथ साथ ये भी सवाल आ रहा था कि जैसे हम बोलते हैं कि कली युग है, द्वापर युग है, सती युग है, तो मुझे ऐसे एहसास हो रहा था कि ये सब हमारे अंदर ही है। ये सृष्टि में इट इज़ नॉट अ ग्रुप ऑफ पीपल जिनमें कली युग चल रहा है। ये एज एन इंडिविजुअली हमारे में ये ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। तो हम कलयुग से गुजरेंगे, फिर द्वापर युग से गुजरेंगे, फिर हमारे अंदर ही जब सती युग आएगा, तो अगर ये ट्रांसफॉर्मेशन हर एक में होता जा रहा है तो फिर वो जनरलाइज हो जाएगा और दैट वुड बी एन ईरा। तो ये सही है ना, आपका भी ये बिल्कुल मानना है? बिल्कुल, मतलब दोनों तरफ है। जब मास में कोई चीज़ चल रही है उसका भी एक एनालिसिस है, एक व्यष्टि होता है, समष्टि होता है। तो दोनों तरफ से कोई चीज़, कुछ चीज़ें हैं जो मैं अकेले कर सकता हूँ, कुछ चीज़ें हैं जो परिवार की सहमति के बिना नहीं हो रहे। वहाँ मैं चाहूँ भी तो मेरे चाहने से एकदम से नहीं हो जा रहा है। फिर कुछ चीज़ें हैं जो समाज की सहमति से कम में नहीं हो रहा है, कुछ चीज़ें हैं जो व्यवस्था की सहमति से कम में नहीं हो रहा है, कुछ चीज़ें हैं जो इंटरनेशनल लेवल से कम में हैंडल नहीं हो रहा है। तो जितना बड़ा रिजल्ट हम अपेक्षा करते हैं उतना बड़ा इनपुट डालना होगा, उतना धैर्य भी होगा, उतना इंतज़ार भी होगा। ऐसी बात। हाँ जी, और कुछ? हाँ बताइए। नागपुर से विशेष आमंत्रित। हाँ, हेलो। पता नहीं मैं बराबर रख पाऊंगा कि नहीं क्वेश्चन। सर, जो स्पेस है वो क्रिया शून्य है और क्रियाशील है। क्रिया शून्य है और गतिशील है। जो क्रिया शून्य है वो गतिशील नहीं हो सकता। और क्रिया, हाँ, क्रिया शून्य है और ऊर्जा है। हाँ, ऊर्जा है उसमें।
और मैं उसके अंदर ही हूँ। अभी मैं को डेवलप होना है, मतलब जो अस्तित्व का नियम समझना है, तो मैं जब अस्तित्व में नियम समझ रहे हैं और उसके तरफ से उसके जैसा जीना चाहता है, और अपने 4 अवस्था होते हैं कि जो प्राण पदार्थ ये है, उनको जैसी ऊर्जा चाहिए वहाँ से लेते हैं, स्पेस में से लेते हैं। तो मैं जो कुछ अच्छा करना चाहता है कि अपने अस्तित्व के लिए और ये नियम पूर्ण करने के लिए, तो उनको ये स्पेस हेल्प होती क्या, करते क्या, जो अपन जिसको ईश्वर या भगवान जो भी बोलते हैं। हाँ हाँ, देखो अब अलग अलग रख के चलना पड़ेगा। तो ईश्वर जिसको बोल रहे हैं वो ऊर्जा है, वो तो हमेशा उपलब्ध ही है, मेरी पात्रता अनुसार उपलब्ध है। अब मेरी पात्रता कम है तो मैं कम ऊर्जा में काम कर रहा हूँ। बाकी मानव के अलावा सबकी पात्रता निश्चित है। तो मानव में जागृति का मतलब इतना ही है कि वो कितनी ऊर्जा ले पा रहा है। तो जो लोग मन के लेवल पे जी रहे हैं वो सबसे कम है, विचार के लेवल पे उससे अधिक, इच्छा के लेवल पे उससे अधिक, बुद्धि के लेवल पे उससे अधिक, आत्मा के लेवल पे पूर्ण। तो कुल मिला के ऊर्जा है ही, वो तो उपलब्ध है ही, मैं कितना ले सकता हूँ यही मेरी पात्रता है, यही मानव में विकास है। हाँ जी, और कुछ? चलें आगे? तो चलिए, तो देखिए अब समराइज करने की ओर चलें। तो एक तो कल की चर्चा में ये ध्यान में आ गया, अब 2 बातें लिख दे रहा हूँ ताकि आगे क्लियर हो जाए। जब हम जिंदा रहते हैं, स्वयं को केवल शरीर मानते हैं, तो हम प्रिय हित लाभ में जीते हैं। प्रिय का मतलब है जो इंद्रियों को अच्छा लगता है, हित का मतलब जो शरीर के स्वास्थ्य के लिए है, और लाभ का मतलब कम देके ज़्यादा पाने की चाहत। तो जब मैं स्वयं को शरीर मान के जीता हूँ तो मेरे पास ये 3 दृष्टियाँ हैं। और शरीर स्वस्थ क्यों रखना है? भोगने के लिए। जब मैं स्वयं को शरीर मानता हूँ तब। जब मैं जीने के स्वरूप में आता हूँ, जब मैं जीने को पहचानता हूँ तो जिंदा रहना उसमें शामिल ही है, तब मैं सत्य, धर्म और न्याय पूर्वक जीता हूँ। ये काम की बात है, बड़ा शिफ्ट ये है। तो सत्य क्या है? मूल ऊर्जा है। धर्म क्या है? मूल ऊर्जा और इकाई के साथ सह अस्तित्व। मूल ऊर्जा में ऊर्जित होने के कारण सह अस्तित्व पूर्वक 4 अवस्थाएं प्रकट हैं, और सभी अवस्थाओं का अपना धर्म है। ये हमने कल चर्चा किया। और मानव सुख धर्मी है, ये हमने कल पहचाना। अब सारा खेल, ये सारी बात क्यों कर रहे हैं हम न्याय को समझने के लिए कर रहे हैं, है ना। हमारी सारी पीड़ा किस बात की है कि हम अपनों के साथ जी नहीं पा रहे। तो अपनों के साथ जी नहीं पा रहे तो अपनों के साथ में न्याय नहीं हो पा रहा है ना। क्यों नहीं हो पा रहा है? क्यों नहीं हो पा रहा है? हाँ, बस देखो, कुछ चीज़ें ठीक से पकड़ने की हैं, इसलिए कुछ चीज़ों को बार बार रिपीट करता हूँ। तो शिविर में हम सुन के अच्छा लगे, ये बहुत इम्पॉर्टेंट नहीं है। सुन के कुछ ऐसा पकड़ में आ जाए जिससे आपकी ज़िंदगी में कोई परिवर्तन हो जाए। तो क्या हुआ? अभी तक हम संबंध को शरीर के आधार पर पहचान रहे थे, इसलिए न्याय नहीं हो पा रहा है। जब भाव परिवर्तनशील है तो मेरा भी भाव परिवर्तनशील है, आपका भी परिवर्तनशील है। मैं भी कुछ भी अपेक्षा कर लेता हूँ, आप भी कुछ भी कर लेते हो, दोनों की पूरी नहीं होती हैं, दोनों दुखी होते हैं, कहानी।
अब हम संबंध को कैसे पहचानेंगे? अब संबंध को कैसे पहचानेंगे? है ना, मैं के हिसाब से पहचानेंगे। मैं के हिसाब से पहचानने का मतलब क्या होगा? मैं कैसे है? मूल ऊर्जा में है। मैं हमेशा ही मूल ऊर्जा में है, सशरीर हो कि बिना शरीर हो। ये जो हमेशा ही मूल ऊर्जा में है और सृष्टि की सभी इकाइयाँ मूल ऊर्जा में है, इसलिए हमारा आपस में एक संबंध है। और वो संबंध कैसा है? वही संबंध व्यवस्था के रूप में व्यक्त है। तो सृष्टि की सभी इकाइयाँ व्यवस्था के अर्थ में एक दूसरे के साथ संबंध को पहचाने हुए हैं। इसलिए हम मानव भी उसी सृष्टि का अंश है। तो हम मानव भी उसी सृष्टि का अंश हैं, तो उसी व्यवस्था के अर्थ में संबंध को पहचाने हुए हैं। ये पहचान में आएगा तो संबंध का निर्वाह होगा। इसको दूसरी भाषा में क्या बोला? मैं मूल ऊर्जा में ऊर्जित हूँ, तो इसका मतलब सभी ऊर्जित हैं, अस्तित्व नियम पूर्ण है। मैं उस नियम को समझता हूँ, मैं समझता हूँ और सामने वाला नहीं समझता है। अभी न्याय हो पाएगा? क्योंकि वो कुछ भी अपेक्षा करेगा। उसकी अपेक्षा सही भी हो सकती हैं, गलत भी हो सकती हैं, और गलत उसकी पूरी नहीं होगी तो रोना गाना करेगा, गिला शिकवा शिकायत करेगा। तो इससे क्या समझ में आया? दो समझदार लोगों के बीच में जीना होता है कि दो नासमझ लोगों के बीच में जीना होता है? और दोनों में से एक समझदार हो जाए तो भी जीना होता है, तो भी नहीं होता है। हाँ, जो समझदार है वो परेशान नहीं होगा, परेशान नहीं करेगा, लेकिन संबंध में जो तृप्ति आने की अपेक्षा है वो तो नहीं आएगी। तो इससे ये समझ में आया कि यदि मेरे को समझ है तो इसका प्रमाण क्या है? आचरण। आचरण का प्रमाण क्या है? दोनों का तृप्त होना। दोनों के तृप्त होने के लिए क्या आवश्यक है? सामने वाले का भी समझदार होना। तो आपके संबंध के प्रमाणित होने के लिए आप समझदार हैं, इसका प्रूफ पाने के लिए आप समझदार हैं, इसकी खुशी पाने के लिए दूसरे का भी समझदार होना आवश्यक है। तब दोनों के बीच में जीना होगा। हम क्या बोल रहे हैं? मेरी क्या गलती थी? तो आपकी गलती ये है कि आप मानव हो और दूसरे को समझदार मानव हो, और मानव अपने आप को मानव होने को नहीं पहचाने हो, दूसरे को मानव नहीं बनाए हो। इसका नाम ना समझी टैक्स है। ये कभी भी लग सकता है ना? तो यहाँ ये बात समझ में आई कि आगे दूसरे को आगे बढ़ाना ही अपना आगे बढ़ना है। हम अपने परिवार के लोगों को समझदार नहीं बनाए तो घर में क्लेश होता रहेगा कि नहीं? हमारी ऊर्जा क्लेश में लगेगी कि हम कुछ बेहतर कर पाएंगे? क्लेश में लगे रहेंगे। तो मैं आगे बढ़ जाऊं, अभी हम इतना ही सोच रहे थे। अब समझ में आया कि सभी का आगे बढ़ना, दूसरों का आगे बढ़ने के साथ ही आगे बढ़ा जा सकता है। अकेले कोई दौड़ होती नहीं। अभी हमारा आगे बढ़ने का मतलब विशेष बनना था, दूसरों से अलग बनना था, दूसरों से आगे बढ़ना था, है ना? ये जिंदा रहने के धरातल पर जीने की जगह में समझ में आया, जितना आप दूसरों को आगे बढ़ा सकते हो उतना ही आप आगे बढ़ सकते हो। तो दूसरों को आगे बढ़ाना आपकी खुशी के लिए आपकी ज़रूरत है। इसलिए समाज सेवा जैसा कुछ होता नहीं है। इसलिए समाज सेवा जैसा कुछ होता नहीं है। इसलिए बोला जीने देना ही जीना है, बाकी खाना पीना है ना? इसलिए जियो और जीने दो नहीं चलेगा, जीने दो और जियो। दूसरों को जीने देना ही मेरा जीना है, बाकी खाना पीना है। पशु भी करता है। तो ये क्लैरिटी बनने से तो क्या समझ में आया? सत्य समझ में आएगा
मूल ऊर्जा समझ में आएगा, मूल ऊर्जा की महिमा समझ में आएगी तो धर्म समझ में आएगा। ये बात पहुंच रही? सारी सृष्टि कहाँ से आ गई? धर्म मतलब इकाइयों के होने का स्वरूप। कहाँ से इकाइयाँ टपक गई? तो मूल ऊर्जा में ऊर्जित हैं, पूर्णता के अर्थ में प्रेरित हैं, इसलिए व्यवस्था के रूप में सभी इकाइयाँ प्रकट हैं। तो चार अवस्थाएं प्रकट हैं और चारों अवस्थाएं उसी मूल ऊर्जा में है, इसलिए पूर्णता के अर्थ में सभी एक दूसरे के साथ, है ना, संबंध को पहचानती हैं। तो उसी तरह से जो बात कही, संसार क्या है, मैं क्या हूँ, करना क्या है, तो जब तक होल समझ में नहीं आएगा तब तक ये मानव रूपी पाठ समझ में नहीं आएगा। आत्मा बोलने से कुछ निकलता नहीं, ईश्वर बोलने से समझ में आता नहीं, आचरण समझ में आया नहीं, तो जीना तो नहीं बना। तो ये बात आपके ध्यान में आ जाए कि प्रिय हित लाभ में तृप्ति नहीं है। प्रिय हित लाभ में क्षणिक तृप्ति है, उससे अपना काम चलता नहीं। प्रिय हित लाभ में ये तय नहीं हो रहा है कि घोड़ा क्यों पाला। न्याय धर्म सत्य में जाएंगे, है ना। अब न्याय क्या निकल आया? व्यवस्था के अर्थ में एक दूसरे को पहचानना। तो मैं अपनी पत्नी को, अपने पति को, अपने भाई को, सबका लक्ष्य क्या है? एक ही सूत्र याद रखना है, हर इकाई अस्तित्व में, स्वयं में व्यवस्था, व्यवस्था में भागीदार। व्यवस्था में भागीदार मतलब कौन सी व्यवस्था? देखो ये पकड़ के रखोगे तो सारा सब खुलेगा, फिर अपने में खुलने लगेगा, दूसरा बताएगा तब खुलेगा, ऐसा नहीं है। हर इकाई स्वयं में व्यवस्था और उसका व्यवस्था में भागीदारी। तो एक मानव स्वयं में व्यवस्था का मतलब एक समझदार मानव। समझदार मानव क्या कौन सी व्यवस्था में भागीदारी करेगा? एक मानव समझदार होगा तो परिवार व्यवस्था में भागीदार करेगा। एक मानव समझदार होगा तो परिवार व्यवस्था में भागीदारी करेगा, क्योंकि परिवार का बिल्डिंग ब्लॉक मानव है। एक परिवार अपने आप में व्यवस्थित है तो इसका प्रमाण क्या होगा? वो अखंड समाज के अर्थ में भागीदार होगा। जाति धर्म, मानव की जाति एक, मानव का धर्म एक, ये सब क्लैरिटी के साथ वो दूसरे लोगों से मिलेगा, बात करेगा, वो भी ऐसे ही होने लगेंगे। समाज में सभी लोग समझदार होने लगेंगे। ये परिवार की भागीदारी है। यदि परिवार ऐसा, अखंड समाज ऐसा होगा, यदि समाज ऐसा हो जाएगा तो समाज की भूमिका क्या है कि वो सार्वभौम व्यवस्था के रूप में दिखाई देगा। सार्वभौम व्यवस्था का मतलब राष्ट्र एक, पूरी धरती एक राष्ट्र और अनेक राज्य के स्वरूप में आ जाएगा। ये मैनिफेस्टेशन आपको दिखाई देगा। तो यदि एक मानव समझदार है तो उसको क्या समझ में आ गया है? वो किस समझ के साथ है? वो इस समझ के साथ है कि वो मानव लक्ष्य की समझ के साथ है। मानव लक्ष्य क्या है? सभी मानव समझदार हो जाएं, परिवार में समृद्धि हो जाए, है ना, समाज में तो एक मानव इस पूरी समझ के साथ है। एक मानव इस पूरी समझ के साथ है। और फिर स्टेप बाय समझना होल टू, जीना पार्ट टू। तो जब जीने का समय आएगा तो परिवार अखंड समाज ऐसे गुजरता हुआ जाएगा। इसी को मानव कहा, इसी को देव मानव कहा, इसी को दिव्य मानव कहा। तो क्या समझ में आ गया? फाइनली एग्जाम्पल लेके कर रहा हूँ। तो जैसे कह रहे हैं कि किडनी है, किडनी का रोल कहाँ है? पूरे शरीर में। किडनी क्या चीज़ से मिलके बनी है? सेल। तो सारी सेल्स को क्या पता है? सारी सेल्स को क्या पता है? व्यवस्था में भागीदारी। किसकी भागीदारी? किडनी की। तो हर सेल को पता है किडनी का शरीर के साथ भूमिका क्या है,
हर सेल को पता है किडनी का शरीर के साथ भूमिका क्या है, उस भूमिका के लिए वो सारे सेल मिलके किडनी के रूप में काम करते हैं। समझ में आया? अब मैं सेल की जगह में मानव को रख देता हूं, तो किडनी की जगह में परिवार आएगा, शरीर की समय अखंड समाज आएगा। तो एक मानव को क्या पता होगा? एक मानव को क्या पता होगा? किसकी भागीदारी? परिवार की भागीदारी। तो एक मानव को समझ के रूप में पता है कि समाज और अखंड समाज और सार्वभौम व्यवस्था के रूप में मेरी भागीदारी क्या है। उस भागीदारी को पूरा करने के लिए वो मिलके परिवार के रूप में काम करेगा। ये इक्वेशन को समझे बिना कुछ भी समझ में नहीं आएगा। अपन वहीं पे रहेंगे जहां थे, शब्द बदल जाएंगे। पहले आत्मा बोलते थे, अब जीवन बोलेंगे, निकलेगा कुछ नहीं। जब तक ये अपनी संकीर्ण मानसिकता का विस्तार नहीं होगा, जब तक वो एग्जिस्टेंस के साथ अलाइंड नहीं होगा, तब तक कुछ भीतर से डेवलप नहीं होगा। तो क्या कहने की कोशिश किया? क्या कहने की कोशिश किया? एक मानव स्वयं में व्यवस्था, व्यवस्था में समग्र व्यवस्था में भागीदार, समग्र व्यवस्था में भागीदार होने की समझ का नाम मानव लक्ष्य है। जब एक मानव अपने आप को मानव के रूप में पहचानता है, अपनी मूल चाहत को सुख की निरंतरता के रूप में पहचानता है, उसको पूरा करने क्या तरीके के रूप में मानव लक्ष्य को पहचानता है, मानव लक्ष्य पूरा होगा तो मानव की निरंतर सुख की चाहत पूरी होगी। एक मानव में निरंतर सुख की चाहत है। ये चाहत कैसे पूरी होगी? ये मानव लक्ष्य साकार होगा तो ये चाहत पूरी होगी। तो एक मानव में ये समझ है कि उसको अखंडता, सार्वभौमता, समाज और व्यवस्था के अर्थ में क्या करना है, उसका मानव लक्ष्य क्या है। मानव लक्ष्य की क्लैरिटी के साथ जब एक परिवार के लोग मिलकर काम करेंगे, क्या बात के लिए काम करेंगे कि परिवार का मानव लक्ष्य के अर्थ में योगदान क्या होगा, तो ये फिर आपस में इनका समीकरण सेट होगा। मैं कह पाया है? हाँ, ये तो समझने की बात है। यही बात है जो हमारी मैडम कल रात को बोले, यही पूछती थी। देखो, ये इस कोर को पकड़ लेंगे ना तो अपना शिविर अभी आधे घंटे में 7-6 दिन की मेहनत सफल होगी। पेन क्या है? पेन की भूमिका। पेन क्या है? पेन की भूमिका। माइक क्या है? माइक की भूमिका। इसका मतलब किसी चीज के आचरण का क्या मतलब है? किसी भी चीज के आचरण का मतलब उसकी भूमिका। और भूमिका कहाँ है? बड़ी व्यवस्था में उसकी भूमिका। पेन इस हॉल की व्यवस्था में शामिल है, पेन शिविर की व्यवस्था में शामिल है। तो जब एक मानव अपने आप को पहचानेगा तो अपने आप को किस रूप में पहचानेगा? समझना होल टू पार्ट है। होल क्या है? होल क्या है? पूरा अस्तित्व। होल क्या है? पूरा अस्तित्व। मैं क्या हूं? उसका पार्ट। तो होल क्या है? मूल ऊर्जा में ऊर्जित इकाइयों के स्वरूप में ये ब्रह्मांड है। होल क्या है? मूल ऊर्जा में ऊर्जित इकाइयों के स्वरूप में ये पूरा ब्रह्मांड है। उस पूरे अनंत ब्रह्मांड में से हमारे सोलर सिस्टम का पार्ट ये धरती है। उस धरती पे मैं सशरीर किसी देश में उपलब्ध हूं। ये होल इतना रहेगा कि नहीं रहेगा? जब हम नियम की बात कर रहे हैं तो धरती के बारे नियम की बात कर रहे हैं कि वो नियम पूरे एग्जिस्टेंस में ही काम करता है। तो होल समझ में आता है तो पार्ट समझ में आता है। तो होल कितना? इसलिए एक बढ़िया लाइन है जिसको बोलने से कुछ भाव कम्युनिकेट हो सकता है। फील यूनिवर्सल, थिंक ग्लोबल, एक्ट लोकल।
फील यूनिवर्सल है याद, अच्छा अंग्रेजी में बोलने समझ में आया। फील यूनिवर्सल, थिंक ग्लोबल, एक्ट लोकल। तो फील करेंगे तो क्या फील करेंगे? पूरा यूनिवर्स, होल समझ में आता है। थिंक ग्लोबल, थिंक मतलब योजना बनाएंगे तो एक धरती से ज़्यादा क्या योजना बनाएंगे? मानव के रूप में एक धरती को सुंदर बनाएंगे तो एक धरती के बारे योजना बनाएंगे, और करते समय कितना करेंगे? नागपुर में रह के कुछ करेंगे, यवतमाल में रह के कुछ करेंगे। यवतमाल के लोगों के साथ व्यवहार करेंगे कि अमेरिका के लोगों के साथ व्यवहार करेंगे? अमेरिका के लोगों के साथ में विचार का आदान प्रदान हो सकता है, हम टेलीफोन से बात कर सकते हैं, लेकिन जो व्यवहार करना है रोज़मर्रा में सशरीर, वो तो यवतमाल के लोगों के साथ करेंगे। तो एक्ट लोकल, इंडस्ट्री चलाएंगे तो यहाँ चलाएंगे। तो एक्ट लोकल, थिंक ग्लोबल, तो फील यूनिवर्सल ही सत्य है, थिंक ग्लोबल ही धर्म है, एक्ट लोकल ही न्याय है। हाँ, शरीर नहीं हो गया, ये हो गया, ये यूनिवर्सल हो गया। फील यूनिवर्सल, थिंक ग्लोबल, है ना, थिंक ग्लोबल, एक्ट लोकल, एक मानव के रूप में एक्ट करेंगे। सेल का सेल, किडनी और शरीर से लिंक कर रही हूँ, तो फील यूनिवर्सल विल बी शरीर, थिंक ग्लोबल विल बी किडनी, एक्चुअली ये ना, ये देखा जाए तो ये जीने के अर्थ में है, ये जीने के अर्थ में है। जीने जाएंगे तो यूनिवर्स के साथ जीने नहीं जा रहे हैं, जीने जाएंगे तो हम, है ना, तो इसलिए वो रेंज इसमें नहीं आ रहा है, वहाँ नहीं फिट हो रहा है। फिर उसको वहाँ ले जाना पड़ेगा, सत्ता में संपृक्त प्रकृति, एक और ड्रॉ करना पड़ेगा। लेकिन फिर से बोल रहा हूँ, क्या ध्यान में आ गया? जब एक आदमी अनुभव करेगा तो उसमें पूरा ब्रह्मांड आ गया, सब कुछ आ गया, पूरी सृष्टि उसमें आ गई, ज्ञान रूप में आदमी पूरा हो गया। फील यूनिवर्स, योजना बनाएगा तो कितनी बनाएगा? एक प्लेनेट पे पूरा धरती एक राष्ट्र हो जाए, है ना, तो पूरी धरती एक राष्ट्र हो जाए, उस पर कोई व्यवस्था हो, समाज ठीक से चले, और करते समय कितना करेगा? अपने आसपास में लोकल में काम करेगा, लेकिन समझ पूरी रहेगी। तो समझ क्या रहेगी? वो पूरी समझ का नाम मानव लक्ष्य है, उस पूरी समझ का नाम मानव लक्ष्य है। तो एक मानव में मानव लक्ष्य की समझ होगी तो परिवार में रिश्ते सफल होंगे, ये कहना चाहता हूं। उसको दूसरी भाषा में कहता हूं, एक रियल एग्जाम्पल देके बताता हूं। देखो, मेरे को ये स्वीकार था पहले से ही, 22 साल की एज से मेरे को ये ध्यान में आना शुरू हो गया था कि जो चल रहा है ये अधूरा है, ठीक नहीं चल रहा है। वहाँ से मैंने सोचना शुरू किया, जो भी झंझट हुए, लेकिन धीरे धीरे समाज में कुछ अच्छा होने की ज़रूरत है, ये सोचना शुरू किया। खैर, फिर जीवन विद्या मिल गया। जीवन विद्या मिलने से अपने भीतर के जो भाव थे उसको भाषा मिली, और जो समझ नहीं थी वो समझ मिली, है ना। और पत्नी सामने बैठी हैं, मैं जॉब छोड़ने से लेके 92 से लेके लगभग 97 तक 6 तक, जब तक शिविर नहीं किया, मैं उसको नहीं कन्विंस कर पाया, नहीं समझा पाया कि मैं क्या करना चाहता हूँ, क्योंकि मुझको भी पता नहीं था। एक भाव था कि कुछ करना है, लेकिन क्या करना है ये पता नहीं था। इस शिविर ने अपने भाव को शब्द दिए, और जो शब्द थे जिसमें भाव नहीं था उसको भाव दिए, तो शब्दों को अर्थ मिल गया, अर्थ को शब्द मिल गए, और जिंदगी बह निकली। अभी हमको अपने ही परिवार में लगता है कि हम अपनों को समझा नहीं पा रहे हैं, और परिवार को लगता है हम एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि हम कहना कुछ, क्योंकि जो कुछ महसूस कर रहे हैं वो शरीर और जीवन हमारा ही मिक्स हुआ पड़ा है।
तो हमें को क्लैरिटी नहीं बन रही है। तो ये क्लैरिटी आने के बाद में कम से कम वाइफ को ये स्वीकृति आ गई कि हाँ ये काम ठीक है, ये काम करने लायक है। तब से लेके आज तक मैंने फुल टाइम यही काम किया है। उन्होंने घर संभाला है, फैमिली को संभाला है, फाइनेंशियली भी संभाला है ना। तो क्या हो गया, यदि सही अर्थों में देखें तो इन जनरल है ना, महिला जन्म देने के आधार पे परिवार प्रधान समाजोन्मुखी विधि से जीती। जन्म देने की घटना के कारण जो बच्चों के प्रति जिम्मेदारी है वो सामान्यतः महिलाओं में पुरुष से अधिक पाई जाती है। बच्चों के लिए रात भर जगना ये महिला ही कर सकती है, या जिंदगी भर इतने कमिटमेंट के साथ अपना तन मन धन लगाते रहना, सेवा लगाते रहना, क्योंकि उसने जन्म दिया है, क्योंकि वो उसके शरीर का हिस्सा है, इसमें उसको कोई शंका नहीं। पुरुष जब बाप बनता है, इसलिए महिला जब माँ बनती है तो उसके अंदर भाव होना स्वाभाविक है। पुरुष जितने यहाँ बैठे हैं वो याद कर लीजिए, जब आप पहली बार बाप बने थे तो आपको क्या भाव आया था, क्योंकि उसका तो कुछ बदलता नहीं। तो वो कहता है कुछ तो हुआ नहीं, मैं बाप कैसे बना। तो बाप बनता ही नहीं है वो। पुरुष बच्चे के जन्म लेने से बाप नहीं बनता है। जब बच्चा अगले 6 महीने में सूसू करके उसका रुद्राभिषेक करता है, तब धीरे धीरे उसके भीतर से बाप जन्म लेता है। वो कल्टीवेट होता है, उसकी चेतना के स्तर पे निर्भर करता है। और चेतना का स्तर किसी का इतना कम हो सकता है कि जिंदगी भर भावनात्मक रूप से बाप ना बने, ऐसा भी हो सकता है। इसलिए बड़ी घटना ये है, आप देखेंगे कि इतिहास गवाह है, बाप बेटी से गलती कर दे इसके एग्जाम्पल मिलेंगे, माँ बेटे से गलती करे ये एग्जाम्पल आपको कभी नहीं मिलेगा। ये इसकी गहराई है। इसलिए इस बात पे हमारा ध्यान गया कि बेसिकली ये जो मानव की जर्नी है ना, इस मानव की जर्नी में महिला जन्म देने की घटना के आधार पर परिवार प्रधान विधि से जीती है। उसके लिए परिवार पहले है, समाज बाद में है। पुरुष चूँकि उसको शुरू से ही कमाना खाना और समाज को फेस करना और समाज के साथ जंगल युग से लेके यही चले आया, तो पुरुष का सम्मान देखें तो कहाँ सुनिश्चित हो रहा है, वो उसका कमाना धमाना और सम्मान। तो पुरुष समाज मूलक जीते हुए परिवार उन्मुखी होता है। तो महिला परिवार में बैठ के समाज की ओर देखती है, पुरुष समाज में बैठ के परिवार की ओर देखता है, और दोनों एक दूसरे को दोनों मिलके दोनों की तरफ देखते हैं। अब ये रेशो कम ज़्यादा वेरी कर सकता है। तो इससे ये समझ में आएगा कि इसका मतलब है मेरे परिवार की सुख शांति के लिए, समाज का स्वस्थ रहना, समाज का बढ़िया। तो समाज बेसिकली मेरे घर का आंगन है, या समाज बेसिकली संस्कारों का डिपॉजिट बैंक है। वहाँ संस्कारों की एफडी होती है। किसी परंपरा में जब एक बच्चा पैदा होता है तो बहुत छोटी आयु तक वो परिवार से प्रभावित रहता है और बहुत जल्दी वो समाज से प्रभावित हो जाता है, फिर परिवार का प्रभाव कम पड़ता है। अब समाज में यदि तमाम अच्छी चीज़ें हैं तो बच्चा वहाँ से उसको पालेगा कि नहीं। स्कूलिंग अच्छा है, समाज अच्छा है, सरकार ठीक है ना, तो बच्चा उसको वहाँ से पालेगा। और यदि सब जगह रिश्वत चलती है, सब जगह धोखाधड़ी चलती है ना, सब जगह एक दूसरे को है ना, जैसा बिजनेस चलता है तमाम, तो इसमें वो कहाँ से उसको लगेगा कि मानवीयता की ज़रूरत है, कहाँ से उसको लगेगा कि सच बोल के ज़िंदगी चलती है, कहाँ से उसको लगेगा कि बिना झूठ बोले ज़िंदगी चल सकती है। तो बिजनेस में सफल होना है, संसार में सफल होना है, तो बी प्रैक्टिकल, झूठ बोलो और चेहरे पे शिकन ना आए, और जितना दूसरों को बुद्धू बना दो उतना आगे बढ़ सकते हो। यही सब हम सिखाते हैं फाइनली। तो क्या समझ में आया? समाज मेरे परिवार से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण इकाई है। बेसिकली परिवार में, समाज में मेरा परिवार शामिल है, लेकिन परिवार में समाज नहीं शामिल है। इसलिए जीने देना ही जीना है। जियो में हो गया कि मैं तो जी लिया, बाकी समाज सेवा है।
क्लैरिटी नहीं आ रही। जब जीने दो ही जीना बोल रहे हैं तो समाज में तो मेरे परिवार का इज्जत क्या है? पहले जब बच्चा बड़ा होता था तो क्या बोलते थे? परिवार का नाम रोशन करेगा। तो परिवार का नाम रोशन करने का क्या मतलब है? तो परिवार मिलके समाज में भयमुक्ति के लिए काम करेगा, ये परिवार की इज्जत है। उस परिवार का समाज में भयमुक्ति के लिए काम करने के लिए परिवार मिलके फिर परिवार को कैसे बनाए रखेगा, ये परिवार के होने का मतलब है। मैं इस पेन को क्यों बनाए रखता हूं? क्योंकि मेरे को इससे बोर्ड पे लिखना है। तो परिवार को क्यों बनाए रखना है? परिवार का पर्पस क्या है? जब परिवार का पर्पस किसी भी इकाई का आचरण उससे बड़ी व्यवस्था में निर्धारित होता है, किसी भी इकाई का आचरण उससे बड़ी व्यवस्था में निर्धारित होता है, तो परिवार का आचरण कैसे निर्धारित होगा? समाज में। अभी भी परिवार का आचरण बड़ी व्यवस्था में ही निर्धारित हो रहा है। तो बेसिकली आप परिवार में रहते हुए, परिवार में पुरुष या स्त्रियां दोनों या एक, समाज में कोई बिजनेस चलाते हैं, कोई उद्योग चलाते हैं, कोई नौकरी करते हैं, उस नौकरी करने से पैसा आता है और महिला उस घर में खाना पीना से लेके घर की व्यवस्था को बनाए रखती है, ताकि वो उसके ऊपर घर का लोड नहीं आ रहा है, वो नौकरी करने में पूरा समय लगा रहा है, व्यापार करने में पूरा समय लगा रहा है। तो अभी भी देखेंगे तो घर की महिलाएं क्या कर रही हैं? वो जो समाज में व्यवस्था चल रही है उस व्यवस्था को, और जो महिलाएं भी जॉब कर रही हैं फिर घर में फिर बाई रख रही हैं कि भैया तुम घर की व्यवस्था संभालो, हम बाहर भी काम कर रहे हैं तो घर के सारे काम नहीं कर पाएंगे। तो घर लगभग आज पढ़े लिखे परिवारों में जहाँ दोनों लोग काम कर रहे हैं, वहाँ झाड़ू वाली अलग है, पोछे झाड़ू पोछा बर्तन कपड़े खाना पीना तो सब कुछ सेट है ना आपका। तो आप घर में आते हो, कपड़े उतारते हो, थोड़ा बहुत अपना सेट किया, बाकी काम वाला सब मामला सेट है। तो इसका मतलब है आप समाज में, वो परिवार आज भी समाज में जिंदा रहने के अर्थ में कोई व्यवसाय करता है, उस व्यवसाय को चलाए रखने के लिए परिवार आपस में मिलके कुछ काम करता है। आज भी ऐसा ही है। अभी हम कैसा जी रहे? जिंदा रहने के अर्थ में जिएंगे तो क्या करेंगे? व्यवसाय और उत्पादन भी चलाएंगे और स्वस्थ मानसिकता को भी मल्टीप्लाई करेंगे। बस इतना ही तो काम बचा, आधा काम तो पहले से कर ही रखा है। तो इसका अर्थ यह हुआ कि परिवार क्यों? परिवार क्यों? परिवार क्यों? एक स्वस्थ समाज बनाने के लिए। परिवार क्यों? एक स्वस्थ समाज बनाने के लिए, क्योंकि आपके बच्चे समाज में खेलेंगे, कल बिटिया समाज से आपके घर में शादी होके आएगी, आपका बेटा के लिए समाज में जाएगा, व्यवसाय बाहर करेंगे, पढ़ेंगे बाहर, जिएंगे बाहर। तो जहां मेरा प्राइम टाइम गुजर रहा है, घर में तो आके सो गया, सुबह उठ के तो पूरा समाज में ही हूं, तो जहां मेरा प्राइम टाइम गुजर रहा है वो स्वस्थ रहेगा तो मैं खुश रहूंगा। अब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ, मेरा लक्ष्य क्या है? मेरा लक्ष्य क्या है? मानव लक्ष्य। मेरी पत्नी का लक्ष्य क्या है? मानव लक्ष्य। मेरे पिताजी का लक्ष्य क्या है? मानव लक्ष्य। मेरी बहन का लक्ष्य क्या है? मानव लक्ष्य। तो मानव लक्ष्य को साकार करने के लिए, और मानव लक्ष्य मतलब सभी समझदार हो जाएं, सारे परिवार समृद्ध हो जाएं, समाज भय से मुक्त हो जाए, प्रकृति में संतुलन हो जाए, ये मेरा लक्ष्य भी है, पत्नी का भी है, पिता का भी है, बहन का भी है, माँ का भी है, सभी का है। इस एक ही लक्ष्य के लिए हम सारे लोग अलग अलग भूमिकाएं निभा रहे हैं। से फॉर एग्जाम्पल, मैं टीचर हो गया, मेरी वाइफ डॉक्टर हो गई, मेरे पिताजी किसानी करते हैं, है ना। तो सारे लोग मिलके क्या कर रहे हैं? शरीर को जिंदा रहने का जुगाड़ भी होता रहे और साथ में जीने का भी समाधान भी, समाधान और समृद्धि दोनों का जुगाड़ होता रहे। तो ये क्लैरिटी रहेगी। तो परिवार ने समाज को क्या दिया? परिवार ने समाज को दिया कि व्यक्ति ने दिया? ये भी एक झंझट है। पहले हम जब भी कोई व्यक्ति कुछ कर रहा था तो हम ये कह रहे थे कि परिवार का नाम रोशन होगा। अभी सब कोई करते हैं तो सब कोई स्वयं में सेलिब्रिटी बनते हैं, अपना ही नाम कमा रहे, तो कहीं ना कहीं परिवार की आइडेंटिटी खो गई।
तो व्यक्ति की पहचान परिवार में विलय होती है और परिवार की पहचान समाज में विलय होती है, तो परिवार बच पाएगा, तो परिवार की आइडेंटिटी होगी। आज मैं यदि 20 साल से कुछ कर रहा हूँ तो मेरे परिवार की सपोर्ट है, इसलिए मैं कर पा रहा हूँ। तो जब मैं करता हूँ तो मैं व्यक्ति नहीं होता, मैं एक परिवार का प्रतिनिधि होता हूँ और परिवार के समर्थन से, परिवार के सहयोग से खड़ा हुआ होता हूँ। इसलिए मानव का नाम परिवार मानव है। इसलिए मानव अकेले में मानव नहीं है, उसका नाम परिवार मानव है। मैं जो भी कुछ कर रहा हूँ वो मेरे परिवार की, कुटुंब की सपोर्ट से कर रहा होता हूँ। इसलिए बोला रूप, बल और बुद्धि व्यक्तिगत संपत्ति है, जन, धन और यश सामाजिक संपत्ति है। रूप, बल और बुद्धि व्यक्तिगत संपत्ति है, इसमें हमको दिक्कत नहीं है। लेकिन जन, धन और यश, हमारे बच्चे हमारी प्रॉपर्टी नहीं है। हमारा पैसा कंप्लीटली, जिसको हम कह रहे हैं कि हमारा है, ऐसा नहीं है। वो पूरी समाज से टेक्नोलॉजी मिली, समाज से सब कुछ मिला और समाज के लोगों के श्रम का योगदान लिया, लेके हम उसको आगे बढ़ा रहे हैं। तो जन, धन और यश, जब भी कोई व्यक्ति यश पाता है तो उसके परिवार की पूरी पृष्ठभूमि और कितने लोगों से सब कुछ लिया है, तो मैं किसी लायक हुआ हूँ, ये कृतज्ञता का भाव नहीं होगा तो उस यश को मैं अकेले भोगना चाहूँगा, उसमें आपस में कन्फ्लिक्ट होता है। जब मैं नाम को अकेले भोगना चाहता हूँ तो क्या सार निकला? बोर्ड साफ कर दो। ठीक, हाँ जी बोलिए। हेलो, हाँ जी भैया जी, परिवार यानी मेरे साथ जो लोग रहते हैं वही, अभी जैसे मेरे हस्बैंड के साथ नहीं बनती, मैं उनसे दूर रहती हूँ, अलग रहती हूँ। हाँ, पर ये उचित तो नहीं है। उचित नहीं है, लेकिन मेरे लिए जरूरी है। आज की स्थिति ऐसी है, हाँ जी। फाइनली हम चाहते तो नहीं है ऐसा हो, चाहते तो यही है कि हम सब मिलजुल के रहें। लेकिन अब ये समझदारी का काम, जब हमने पैसे नहीं कमाए थे तो हम जिंदगी भर गरीबी में भी जी रहे थे। आज हमने सबने मिलके पैसे कमाए हैं तो हमारे घर बार ठीक ठाक हो गए हैं। समझदारी के लिए मेहनत करेंगे तो हम खुशियों के साथ भी जिएंगे, इतनी ही बात। तो इसका मतलब है आज की डेट में आपका परिवार का मतलब जिनके साथ अभी आप रहते हो, कोई बात नहीं, चलेगा, अभी के लिए चलेगा। तो क्या मैसेज पहुंचा? क्या मैसेज पहुंचा? बोल के बताओ। परिवार क्या है? परिवार मतलब समाज की एक यूनिट है। परिवार समाज का इंटीग्रल पार्ट है। परिवार समाज की एक यूनिट है। यदि परिवार का मतलब है कि वो समाज में व्यवस्था में योगदान देगा। देखो, एक और मार्मिक बात जब तक बोर्ड मिट रहा मैं कह दूं, अभी भी परिवार में जो कर रहे हैं उसकी भी समझ ना होने के कारण हम जो कर रहे हैं उसकी खुशी भी नहीं मना पा रहे हैं। कैसे आज भी एक परिवार चाहे खेती करता है, चाहे व्यवसाय चलाता है, क्या टीचर के रूप में आप कहीं नौकरी करते हैं, तो सही अर्थों में हमारा ध्यान किस बात पे है? पैसा कितना आ रहा है। तो घर की महिलाएं या घर के पुरुष उस पैसे को भोगने की जो खुशी मना रहे हैं, उतनी खुशी हमारे पास है, उसकी समझ नहीं है। तो जो कर रहे हैं उसकी खुशी हम नहीं मना पा रहे हैं। कैसे? एक किसान भी कितने लोगों के लिए अनाज पैदा करता है और कितने लोगों का उससे पेट भरता है, इसकी खुशी वो कहाँ मनाता है? क्योंकि उसकी समझ नहीं है। एक फैक्ट्री चलती है तो उससे कितने लोगों को रोजगार मिलता है और कितने लोगों को उपयोगी सामान मिलता है। तो मैं समाज की व्यवस्था में आज भी जिंदा रहने के अर्थ में भागीदार हूं। भाई, जीने की समझ हमारे पास नहीं है, कोई बात नहीं, लेकिन आज भी मैं अपनी फैक्ट्री में 20 लोगों को काम देता हूं, 1000 लोगों को काम देता हूं, उनका परिवार चल रहा है। और साथ में कितने परिवारों के जिंदा रहने में हमारा परिवार, हमारी फैक्ट्री शामिल है, उसकी खुशी हम कहाँ मना रहे हैं? ये तो आज हम कर ही रहे हैं ना। उसका स्वाभिमान, उसकी खुशी कि हम आज भी समाज में कोई योगदान कर रहे हैं, उसकी खुशी हमारे पास नहीं है, क्योंकि उसकी समझ हमारे पास नहीं है। तो समझ ही खुशी है, समझ ही खुशी है और समझ से ही योगदान है।
बढ़िया। तो हमारी प्रॉब्लम का कारण क्या है? मैं, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, ये हमारी कुल समस्या इतनी है। और हमको लगता है कि सारे संसार में सब कुछ उठा के लाके अपने बच्चों को दे दूं, इससे काम नहीं चला। चलिए, तो इतनी बात करके हम परिवार पे बात करने की कोशिश करते हैं। तो फाइनली करना क्या है? तो परिवार क्यों है, परिवार क्या है, परिवार कैसे है, परिवार कितना है। तो परिवार क्यों? छा गए, देखा, अखंड समाज के लिए। इसलिए आप रात को पार्टी में गए थे। वही है मीनिंग, वही है। चाहे हम वो क्रिया नहीं कर पा रहे हैं, हम किटी पार्टी करें, हम कुछ भी पार्टी करें, हम क्यों मिल रहे लोगों से, है ना? क्यों शादी में अब्दुल्ला दीवाना होता है, क्यों हम अपना खर्चा कर रहे हैं? यही सामाजिकता है, हम लोगों से मिलना। आदमी खुशी होएगा तो आदमी से खुशियां बांटेगा ना, दीवार से बात नहीं करेगा। लेकिन हमारे पास कंटेंट नहीं है, कंटेंट नहीं है, थोड़ा बहुत खेल खाल के आ जाते हैं। कंटेंट होगा तो फिर वैसी बात करेंगे। तो इसका मतलब है परिवार क्यों है? परिवार क्या चीज है? समाज में भागीदारी के लिए। तो मैं टेक्निकली परिभाषा तो वही लिखूंगा, क्या अखंड समाज, अखंड समाज और सार्वभौम व्यवस्था। ये आपको पढ़ने से बड़ा लगता हो तो इसको छोटा कर लेते हैं। स्वस्थ समाज के अर्थ में समाधान, समृद्धि, समाधान समृद्धि पूर्वक जीता हुआ निश्चित मानव समूह। थोड़ा मेरा लिखना इधर उधर हो गया है भाई। हम समाधान समृद्धि पूर्वक क्यों जी रहे हैं? उसका कोई लक्ष्य होगा ना। लक्ष्य नहीं है तो उसका भी कोई मतलब नहीं हुआ। तो बेसिकली एक परिवार समझदार है और समृद्धि के साथ जीता है, इसका प्रमाण क्या होगा? एक परिवार शिकायत मुक्त, अभाव मुक्त है, इसका प्रमाण क्या होगा? एक परिवार अपने में समझदार है और शिकायत मुक्त है, अभाव से मुक्त है, शिकायत से मुक्त है, तो करेगा क्या? बस। तो ये व्यवस्था में भागीदारी ही उसका प्रमाण है। एक पेन ठीक ठाक है तो करेगा क्या? लिखेगा। और लिख नहीं रहे तो किस काम का? डस्टबिन में जाएगा। तो यदि परिवार अपने आप में शिकायत मुक्त है, अभाव मुक्त है, तो जो जिसके पास है वह उसको बांटेगा, ऐसे परिवारों को मल्टीप्लाई करेगा। यही परिवार का काम है और यही परिवार की खुशियां हैं, यही परिवार का सम्मान है। इस लक्ष्य के लिए घर के लोग सारे मिलके आपस में क्या तैयारी करेंगे? फिर सारे मिलके अध्ययन करेंगे, सारे मिलके पूरी बात को समझेंगे, अपने परिवार में कोई कमी ना रहे भौतिक इस बात के लिए उत्पादन करेंगे। जब शिविर चलेगा उसमें भी कोई योगदान की कमी पड़ सकती है, उसके लिए भी अपने पास होगा, उसके लिए भी कुछ कंट्रीब्यूट हम कर पाएंगे। समाज में जिंदा रहने के अर्थ में किसी को योगदान की जरूरत है कि 4 जगह वहाँ भी कुछ हम योगदान कर पाएँ, है ना। हम भौतिक रूप में भी जिसकी आवश्यकता होगी उसकी सहायता कर पाएंगे, मानसिक रूप में भी जिसकी जरूरत होगी उसकी सहायता कर पाएंगे। हमेशा हम देने की जगह में होंगे। तो कैसा होगा? इसका नाम परिवार है कि हमेशा लेने की जगह में होंगे। जब तक बच्चा कॉलेज पढ़ता है तब तक वो लेने की जगह में रहे, उसको शोभा देता है। उसके बाद प्राकृतिक रूप में हम में ये स्वीकार्यता नहीं है कि हमारे हाथ लेने के लिए फैलें। ये बात ध्यान में आती है? देखो, जैसे एक बच्चा कॉलेज के बाहर निकलता है,
अब उसको क्या लगता है, मैं परिवार से पैसे लूं कि अपना कमाऊं? कोई बोलता नहीं है लेकिन फिर भी वो फीलिंग आ जाती है। और जैसे ही हमारी शादी होती है और झगड़ा होने से बीच में पड़ोसी आ जाए तो क्या करते हैं? चिल्ला चिल्ला के उसको बताते हैं कि सब कुछ छुपाते हैं? छुपाते हैं, क्योंकि शादी होने का मतलब है कि हमारी अपने आप से ये अपेक्षा है कि किसी को ये पता नहीं चले कि हमको जीना नहीं आता है, ये हमको स्वीकार नहीं है। तो आप देख लीजिए, और ये सारी घटना 25 साल प्लस माइनस में घट गई। इसका मतलब शादी वो जगह है, शादी का मिनिमम क्वालिफिकेशन है कि हम समझदार हों, क्यों जीना है, कैसे जीना है का पता हो, इसका नाम शादी है। क्योंकि जो पैदा होने वाला है उसको भी यही बताना है कि क्यों जीना है, कैसे जीना है। नहीं तो बोलेगा गाड़ी तो ले आए, पेट्रोल डालने का पैसा नहीं था। बच्चे तो पैदा किए, पर क्यों पैदा किए ये बता नहीं रहे हो तुम। किस दिन बच्चा पूछ दे मेरे पास ले आओ, मैं आपके सारे बच्चों को ट्रेन कर दूंगा। वो आपसे रोज यही पूछेगा मेरे को क्यों पैदा किया आप, क्या जवाब दोगे? कुछ दिन बच्चा पूछ दिया पापा से कि आप मेरे को क्यों पैदा किए, हाँ माइक। गुड मॉर्निंग सर। हाँ, ये पेन मेरे को और देना 3। सर मेरा क्वेश्चन ऐसा था कि बीइंग अ गर्ल और बीइंग अ वुमन, ऐसा है कि समाज में शादी होती है, उसके बाद में एक स्पेसिफिक टाइम के लिए हमारी आइडेंटिटी जो है वो फादर के नाम से जानी जाती है, और उसके बाद में हस्बैंड के। तो व्हाट इफ, मतलब कोई फ़र्क पड़ता है अगर हम डेवलप करें, नाम का कोई फ़र्क पड़ता है? लाइक लेडीज़ में जो है वो एक्सेप्टेंस जल्दी आ जाता है कि लाइक शादी के बाद हम हस्बैंड का नाम लगाए। तो क्या इज़ इट पॉसिबल टू एक्सेप्ट फॉर मेंस? सेम पॉसिबिलिटीज वही नहीं समझने से यही सब कन्फ्लिक्ट आते हैं। आपका क्वेश्चन गलत नहीं है भैया, सब खाली हो गए। देखो, पहले भी ये चर्चा हुई थी कि क्यों लड़की ही लड़के के घर जाएगी, ये लड़का क्यों नहीं आ सकता है। मैंने तो बताया था, ये नहीं किया था? अच्छा अच्छा, मैं भी ना भूल जाता हूँ कौन से शिविर में बोला था। तो पेट भरना, जिंदा रहने का सामान जुटाना, ये एक आवश्यकता, इसके बिना काम नहीं चलेगा। अब पेट भर रहा है मान लो जमीन से या फैक्ट्री से, तो इसका मतलब है कि मान लो मैं शादी कर लूं और मैं लड़की के यहाँ जाऊं तो मेरे को फैक्ट्री और ज़मीन साथ लेके जानी पड़ेगी। वो साथ में जा नहीं सकती, इसलिए लड़की आ जाती। ठीक, पर सर सुन लो, अभी सुन लो। तो ऐसे भी समाज हैं आज भी जहाँ महिला प्रधान सत्ताएं हैं, मातृ प्रधान सत्ताएं हैं, वहाँ व्यवसाय का पूरा नियंत्रण महिलाओं के हाथ में है, वहाँ लड़का ही आता है आज भी। ठीक है। और आज जो नया मॉडल आया है, अब जो नया मॉडल आया है, दोनों ही पतली गली से हैदराबाद, बेंगलोर या, क्योंकि ना तो लड़का फैक्ट्री चला रहा और लड़की ने भी जॉब कर लिया, और दोनों की जॉब लगती है बेंगलोर में या अमेरिका में। तो अब कोई किसी के यहाँ, ना लड़का लड़की के यहाँ जा रहा है ना लड़की लड़के के यहाँ जा रही है, दोनों पतली गली से हैदराबाद निकल जाते। तो ये समझ में आ गया। तो ये पार्ट डिसॉल्व हो गया, लड़की क्यों जाती है, ख़त्म हो गया। अब ये क्वेश्चन हमेशा के लिए ख़त्म। तो यदि हम लॉजिक को नहीं समझेंगे तो अनावश्यक विरोध आता है, और हम कम है, हमको दबाया जा रहा है, हमारा अस्तित्व कम समझा जा रहा है, प्रतिक्रिया आती है। लेकिन यदि लॉजिक समझ में आता है तो हमको नेचुरली स्वीकार हो जाता है। अब नाम की बात करते हैं। अब जो जाके जिस पार्टी में शामिल होगा,
मैंने जाके कल भाजपा ज्वाइन कर ली, तो मैं भाजपा ही कहलाता हूँ। भाजपा से निकल के मैंने कांग्रेस ज्वाइन कर ली तो मैं कांग्रेस ही कहलाता हूँ। इसमें क्या दिक्कत है? मेरा सरनेम बदल गया कि नहीं बदल गया? तो जिस पार्टी को जाके ज्वाइन करेगा उसका सरनेम कहलाएगा। भैया पहले तो समझदारी से वैसे हम तो वैसे ही करते आ रहे हैं। पुराने समय में महिला को लक्ष्मी कहा गया, पुरुष कमा के लाता था, महिला के हाथ में ही सारा देता था, घर चलाना सब कुछ करना उसी का काम था, तो ये पहले से एक्सेप्टेबल था। पहले महिला पुरुष के अलग अलग अकाउंट होने की कोई कल्पना ही नहीं थी। ये जैसे जैसे हमारे ईगो बढ़ते गए, मैं ऐसे तमाम पति पत्नियों को जानता हूँ जो पति कहता है भाई तुम्हारी कमाई में से, या पत्नी कहती है मेरी कमाई तो मैं बचा के रखूंगी और तुम्हारी कमाई खर्च करो। ऐसे वाले एग्जाम्पल ज़्यादा है, लेकिन ऐसे भी एग्जाम्पल है जहाँ पति कहता है भाई तुम अपना खर्च करो, तुम्हारा खर्चा करना तुम्हारा काम है, और दोनों के अलग अलग अकाउंट है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस मॉडर्न एजुकेशन आने से हमारा ईगो बढ़ता गया और हम भी कुल मिला के पति बन गए। अब दो पतियों की शादी होती है, दोनों एक दूसरे में पत्नी तलाशते हैं, पत्नी मिलती नहीं है, डिवोर्स हो जाता है। सर इसमें सेल्फ रिस्पेक्ट और एटीट्यूड का क्या रोल है? सेल्फ रिस्पेक्ट आपको सेल्फ समझ में आएगा तब आपके पास होगा। अभी आप सेल्फ ईगो को सेल्फ रिस्पेक्ट बोलते हो, जो एक दिन टूटेगा ही। सेल्फ रिस्पेक्ट को कोई तोड़ सके एक संभव ही नहीं है, और ईगो को कोई बचा सके ये संभव नहीं है। इसलिए आपकी शादी टिकना मुश्किल है। अभी की स्थितियां ऐसी हैं। तो सेल्फ समझ में आए बिना घोड़ा क्यों पाला ये समझ में आता नहीं, और नए घोड़े क्यों पैदा करने हैं ये भी समझ में आता नहीं। फिर यही लगता है यार पैसा कमाओ, भोग करो, जगह जगह घूमो, इसी का नाम जिंदगी है। चिल चिल मारो, और करते करते एक दिन आप ठंडे हो जाते हो। कब तक चलेगा? अरे 10 दिन में जवानी ढल जाती, आपको सब जमीन सामने दिखाई देती। तो कुछ नहीं बेटा, सब हवा में है। 10 दिन रुको, सब सामने आ जाएगा। 10 साल में सब सामने आ जाता है। ठीक हो गया? तो सेल्फ समझ में आएगा तो सेल्फ रिस्पेक्ट होगा, सेल्फ समझ में आएगा तो सेल्फ कॉन्फिडेंस होगा, और दोनों में वो होगा तब समझ में आएगा यार मानव का मतलब ही इतना है कि उसमें समझने की सामर्थ्य है। संपूर्ण को समझना अपने आप में सुखदायी काम है, और दोनों समझ के आने वाली पीढ़ी को जिंदगी देना ये सुखदायी काम है। अभी माँ बनना हमको खराब काम लगता है, प्रमोशन पालें, कैरियर पालें, ये हमको ज़्यादा ठीक लग रहा है, क्योंकि इसका हमको पर्पस भी समझ में नहीं आ रहा है। ये बनना ही क्यों है, क्यों इतना झेलना है? 1 साल में तो मैं कितना पीछे रह जाऊंगी, मेरे सारे लोग दोस्त आगे निकल जाएंगे। और पति के लक्षण देख के वैसे ही समझ में नहीं आता है बाप बनने लायक है। हाँ उस भाई कहाँ, हम तो भोग करने के लिए इकट्ठा हुए हैं, हम कौन माँ बाप बनने के लिए इकट्ठा हुए हैं? इससे साफ और क्या बोलूं? हमारी कोई समझ नहीं है। और फिर भोग करने में तो एक के साथ तृप्ति नहीं मिलेगा। फिर हम कहेंगे ये भी मॉडर्निटी है कि आप भी कितने के साथ अफेयर रखो, मैं भी कितने के साथ अफेयर रखूंगा, और कुल मिला के, है ना? अब क्या बोल दूं और ख़राब लग जाएगा आपको। भी जैसे गली में घूमते हैं ना, ये सब लिव इन में ही तो रहते हैं। पशु भी लिव इन में रहते हैं, जब तक जिसके साथ मन करता है उसके साथ रहते हैं, फिर किसी और को ढूंढ लेते हैं। फाइनली हम वहां पहुंचे। भाई चलो मान लो आपको जो करना है वो कर ले, करके खुश तो हो जाओ। खुश नहीं हो सकते, रहोगे परेशान। तो इसलिए भैया सही को समझना और सही के चलना, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। फाइनली ये बात ध्यान में आई। तो ठीक हो गया, अब शादी ठीक हो गई, है ना? अब नेम भी ठीक हो गया। अब नेम में क्या करोगे? तुम अपना नाम रख के भी क्या कर लोगे? ये भी अहंकार का ही तो पोषण हुआ। तो अहंकार टूटना या अहंकार का पोषण करना, हमारे पास 2 ही रास्ते हैं, और दोनों में ही टूटना है फाइनली।
खुशी किस बात की है? खुशी इस बात की है कि मैं किसी बड़े लक्ष्य के लिए अपने आप को समर्पित करता हूं। ये जो पति पत्नी का मामला था, ये पति पत्नी का मामला एक दूसरे के आगे बढ़ने में समर्पण का मामला था, प्यार देने का मामला है, प्यार लेने का मामला नहीं है। हमारी शादी हुई थी तो मैंने पहले दिन, मैं क्या बचपन से हॉस्टल्स में रहा, मेरी 56 साल की एज में मैं 3 साल ही माँ बाप के साथ रहा हूँ, 50 साल मेरा बाहर ही है, तो मेरे को हॉस्टल में रहना आता है। तो मेरी शादी वादी हुई, हमारे कोर्स में कोई पति पत्नी नाम का चैप्टर नहीं था, तो मैं कहा यार ये कौन सी नई बला आ गई अब। तो मैं यार देख, पति पत्नी अपने को समझ में आया नहीं, तो मेरे को ना दोस्त बन के जीना आता है, अपन दोनों दोस्त बन के रहेंगे। इतना पावरफुल था ये एक लाइन का संवाद। इस संवाद, वो दोस्ती क्या होती है उसको जीवन विद्या आने से समझ पाए, और उसको सही अर्थों में मेटलाइज करने में शादी के बाद 12 साल लगे, लेकिन कम से कम उस एक भाव ने भी बहुत सारी जिंदगी बचा दी। दोस्त क्या होता है? दोस्त वो होता है जो दूसरे की जिंदगी में हस्तक्षेप किए बिना सहयोग देता है। इतनी सी बात समझनी है। भाई पत्नी मेरी प्रॉपर्टी नहीं है, मैं कैसा जीना चाहता हूं मैं आपको बताऊंगा, आप कैसा जीना चाहते हो मेरे को बताओ, मैं कहां सहयोगी हो सकता हूं और आप कैसे सहयोगी हो सकते हो, मिलके चलेंगे। तो ये क्लैरिटी, हम एक कंपनी भी बनाते हैं, पार्टनरशिप कंपनी बनाते हैं, तो पार्टनरशिप डीड बनाते हैं। मैं क्या इन्वेस्ट करूंगा, तुम क्या इन्वेस्ट करोगे, तुमको मेरे से क्या अपेक्षा रहेगी, मेरे को तुमसे क्या अपेक्षा रहेगी, सब लिखते हैं कि नहीं लिखते? शादी कर रहे हैं, कोई डीड नहीं है, हम क्या अपेक्षा करेंगे एक दूसरे से, क्या कमिटमेंट रहेगा हमारा एक दूसरे के लिए, कोई लक्ष्य है कि नहीं है? बढ़िया। तो इसका मतलब यह हुआ कि जब तक, फिर से, किसी भी व्यवस्था का आचरण उससे बड़ी व्यवस्था में निश्चित होता है, तो मानव का आचरण कहाँ निश्चित होगा? परिवार में। परिवार का आचरण कहाँ निश्चित होगा? समाज में। और समाज का आचरण कहाँ दिखाई देगा? व्यवस्था के अर्थ में। और इस व्यवस्था का आचरण कहाँ दिखाई देगा? सोलर सिस्टम में। वो कहाँ दिखाई देगा? गैलेक्सी में। अब एंडलेस हो गया, अब मैं एग्जिस्टेंस के साथ अलाइंड हो गया, इतना ही काम होना है। तो इसका अर्थ है, परिवार की क्लैरिटी आ गई कि स्वस्थ समाज के अर्थ में, स्वस्थ समाज के लिए अब ये परिवार के लोग मिलके क्या करेंगे। तो इसका मतलब है कि इस लक्ष्य को पाने के लिए परिवार में संबंध का स्वरूप क्या होगा। फिर ये भी तय करेंगे कि परिवार कितना है ना, क्यों तय होता है तो कितना तय होगा, है ना। अभी हम कितने प्रकार के परिवार को जानते हैं? न्यूक्लियर फैमिली, जॉइंट फैमिली, ठीक। अब लगभग 4 प्रकार के परिवार और नए आ गए। जिसको हम अभी तक न्यूक्लियर फैमिली बोलते थे वो ट्रेडिशनल न्यूक्लियर फैमिली हो गई, परंपरागत न्यूक्लियर परिवार। न्यूक्लियर फैमिली क्या है? डिवोर्स होके वाइफ बच्चे के साथ रहती है कि हस्बैंड बच्चे के साथ रहता है, इसको न्यूक्लियर फैमिली बोल रहे हैं, या फिर सिंगल पेरेंट फैमिली बोल रहे हैं, ठीक है। अकेला आदमी लड़के परिवार से अलग हो गया, उसने कुत्ता पाल लिया, मन नहीं लगता, आदमी के साथ जीने की योग्यता नहीं है तो कुत्ता पालना पड़ता है, तो उसको ह्यूमन एनिमल फैमिली बोल रहे हैं। और फिर और कई मॉडल निकलेंगे। अभी तक तो यही था कि लड़की और लड़के की शादी होती है, अब लड़के लड़के की भी शादी होती है ना। अब इसके भी एक अलग, अब ये क्या सही है क्या गलत है, क्या माने नहीं माने, जब तक हमारे पास कोई आधार नहीं है ना, फिर हमको लगता है यार ये मेल फीमेल ने तो करके देख लिया, इनका तो हाल देख लिया, हम एक नया प्रयोग करके देख लेते हैं। कुल मिला के आदमी दुखी तो होना नहीं चाहता है। जब कोई आधार नहीं है तो हम और क्या क्या प्रयोग करेंगे अभी आने वाले समय में, और क्या क्या हमने किए हैं इतिहास में, वो सब भी हमारे सामने है। तो जब क्लैरिटी नहीं है तो फिर गाड़ी किधर भी जा सकती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि फिर संबंध क्या है? संबंध क्या है? संबंध किस बात के लिए? संबंध जिंदा रहने के लिए कि जीने के लिए?
जीने के लिए। संबंध जिंदा रहने के लिए कि जीने के लिए? तो जीने के लिए। तो जीने की बात करेंगे तो संबंध का मतलब है पूर्णता के अर्थ में अनुबंध। पूर्णता के अर्थ में अनुबंध। पूर्णता किस बात की? पूर्णता आचरण की। आचरण पूर्ण हो जाए। आचरण पूर्ण होने का मतलब है कि विश्वास की निरंतरता हो जाए। इसके लिए हम साथ साथ हैं। हम परिवार में एक दूसरे के साथ, परिवार में हम एक छत के नीचे साथ साथ रहते हैं कि जीते हैं? अभी रह रहे कि जी रहे? जी नहीं पा रहे हैं, यही गिला शिकवा शिकायत है। तो इसका अर्थ यह हुआ कि परिवार के साथ हम जी नहीं पा रहे हैं तो क्योंकि हमारे पास मानव की परिभाषा नहीं है। जितनी सारी चर्चाएं हमने की, देखो पशु भी साथ साथ रहते हैं, क्या करते हैं? भय भोजन प्रजनन। मानव भी साथ रह के क्या कर रहा है? भय भोजन प्रजनन। इससे ये सिद्ध होता है कि कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमारी क्वालिफिकेशन क्या है और हमने पैसे कितने कमाए, क्वालिटेटिवली काम इतना ही हो रहा है, बाकी चर्चा है विश्व शांति के लिए। तो कर इतना ही पा रहे हैं कि भय भोजन प्रजनन। इससे हमको तृप्ति नहीं मिल रही है क्योंकि मानव की परिभाषा, मानव कोई चीज है और मानव व्यवस्था में भागीदार होता है। मानव का स्वरूप हमारे पास नहीं है। तो जो कुछ भी हमने मानव की परिभाषा दी, वो सारी परिभाषाएं मानव को एक चीज कहती है, एचआर, ह्यूमन रिसोर्स। साधन और मानव में क्या अंतर है? साधन और मानव में क्या अंतर है? सोच नहीं सकता। तो साधन और मानव में ये अंतर है, जिसके उपयोग को मानव सुनिश्चित करे उसका नाम साधन है। पेन अकेला रह के रोता गाता नहीं है। आप यूज करो, नहीं यूज करो, डस्टबिन में डाल दो, इससे पेन को कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिसके उपयोग को मानव सुनिश्चित करे उसका नाम साधन है। जो अपने उपयोग को स्वयं सुनिश्चित करके तृप्त होता है उसका नाम मानव है। जो अपने उपयोग को स्वयं सुनिश्चित करके तृप्त होता है उसका नाम मानव है। कोई हमको यूज कर ले तो हमको कैसा लगता है? मेरी इच्छा से मैं किसी के लिए अपनी गर्दन भी कटा दूं तो मेरे को स्वीकार है। तो मानव साधन नहीं है। मानव साधन नहीं है, इसलिए ह्यूमन रिसोर्स कहना उसको गाली है। इसलिए हमारा पूरा मैनेजमेंटल साइंस है ना, मानव को साधन की तरह प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए यूज करना चाहता है। ये मानव का अपमान है। उसी एमबीए के लिए इतना इतना पैसा ले रहे। दिल्ली में आईएम लखनऊ का सेंटर है। एग्जीक्यूटिव एमबीए 3 सेमेस्टर, 8 साल पहले उनकी 48 लाख का फीस था। अब हो सकता है 58 होगा, ये 60 होगा, ये 8 साल 10 है ना, 10 साल पुरानी बातें बता रहा हूँ। तो आईएम लखनऊ के एक प्रोफेसर दिल्ली में एक शिविर में आए और सारा शिविर करके बोलते हैं अपने फीडबैक में कि सर ये तो हमारे कॉलेज में होना चाहिए, हम बिल्कुल गलत काम कर रहे हैं। उनके अपने मुंह की स्टेटमेंट है, हम अपने कॉलेज में यही सिखाते हैं, जितना गिर सकते हो उतना उठ सकते हो। इसका नाम एमबीए है। हाँ, ये पहले पेन हटा दो। हाँ,
ये इसमें रेड नहीं है, कोई नहीं, रेड तो कम चला होगा, रेड दे दो। गुड, थैंक यू। इसे समृद्धि का भाव कहते हैं। जितना गिर सकते हैं। देखो मैं इंजीनियरिंग, मेरा तो कंप्यूटर्स का जॉब था, तो संयोग से एक बार हमारी मार्केटिंग टीम में ज़्यादा लोग बाहर गए हुए थे, हम लोग रशिया को कंप्यूटर एक्सपोर्ट करते थे। तो हमारा मैनेजिंग डायरेक्टर बोला कि ये मार्केटिंग की कॉल है और आप चले जाओ। कहाँ की कॉल थी? गोरखपुर यूनिवर्सिटी का कंप्यूटर्स का बहुत बड़ा टेंडर निकला था। उस समय 10 लाख का अमाउंट बड़ा होता था, 91 की बात, 92 की बात। अब मेरे को तो पता था इसमें क्या होता है, तो मेरे को बहुत रुचि भी नहीं थी। अब एमडी बोल रहा है तो आप मना करना भी ठीक नहीं लग रहा है। तो उन्होंने मेरे को बता दिया, देखो 2 से 5% कमीशन ऑफर करना है और जाके एचओडी या हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, स्टोर्स मैनेजर और इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट से बात करनी है। तो अपने ट्रेन पकड़े, गोरखपुर पहुंच गए, सीधे पहुंचे। पहले हम इलेक्ट्रॉनिक्स में भी किए थे, हम सोचे यार पहले जात भाई से मिल लेते। तो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट इलेक्ट्रॉनिक्स के पास गए, उनसे बताया सर ये कंपनी से हूँ, ऐसे ऐसे आया हूँ, आपका टेंडर है। तो उसकी बातों से उससे बहुत मज़ा नहीं आया, मतलब ज़्यादा इंटरेस्ट, बात नहीं बनेगी। तो मैं स्टोर्स मैनेजर के पास गया, सीधा जाके ये कंपनी, ये टेंडर 5%, अपन क्यों दो बोले जब कंपनी से अपने को 5 की परमिशन है। वो तो बोला सर उठो घर में चलते हैं, चाय वाय पी के आते हैं। और घर ले गया, खाना वाना खिलाया, बढ़िया ट्रेन में बिठाया, वापस दिल्ली आ गए। एमडी को लाके कॉन्ट्रैक्ट दे दिया, सर ये मेरा आखिरी है, अगली बार आप मेरे को इस काम के लिए नहीं बोलोगे। मैंने मना नहीं किया क्योंकि कोई नहीं था, लेकिन मेरे को ये काम पसंद नहीं है, मेरे को इस काम में मज़ा नहीं आता है ना। तो मेरे को कंप्यूटर ठीक करने वाला काम ठीक है, कमीशनबाजी में मेरे को ठीक नहीं लगता है। इतना ही होता है मार्केटिंग। इससे ज़्यादा हो तो थोड़ा सा और हायर लेवल है, फिर आप बड़ी चीज़ ऑफर कर सकते हो, तब भी टेंडर मिलता है। तो अलग अलग लेवल पे अलग अलग चीज़ें ऑफर करनी होती है। बाकी फिर बीच का थोड़ा बहुत गुणा भाग है, ये हमारे समय भी चलता था, है ना। क्या बोलते थे? वेल्थ, वुमेन एंड वाइन, इसका नाम मार्केटिंग है। पुराने तरीके हैं, यही काम आते हैं फाइनली। जब तक आदमी जिंदा रहने के धरातल पर है, जब तक आदमी जिंदा रहने को जीना मानता है, इससे आगे नहीं जाएगा। पैकिंग कुछ भी सही करे, कुछ भी सही। तो इसका मतलब है ये सारी कंपनियां पटाया और ये सब क्यों भेजती हैं सबको? बीवी खुश हो रही है कि कंपनी ने खुश होके उसके डीलरशिप का उसने बड़ा टारगेट पूरा किया है। सारी कंपनियां हमको ऐसा फंसा रही हैं कि हम ना घर में बताने लायक हैं। जहाँ भेजती हैं उसके आसपास पूरी व्यवस्था होती है, वो पूरी व्यवस्था आपको देती है ना, ताकि आप बढ़िया जाओ, एंजॉय करके आओ और अगले साल नया टारगेट पूरा करो। ये काम कंपनियां करती हैं लोगों के साथ। मेरे को क्या पता, आपको मुझसे ज़्यादा पता होगा, मैं तो बहुत पुराने डेटा बता रहा हूँ। तो फाइनली ये चलता है समाज में मार्केटिंग के नाम पे और तमाम चीज़ों के नाम पे। है अभी के समाज की, अभी के परिवार की परिभाषा कैसी है? अभी के परिवार की परिभाषा है ये सारा गायब, है ना। अमीरी और गरीबी के साथ जीता हुआ परिवार, या तो अमीरी के साथ जी रहा है या गरीबी के साथ जी रहा है। ऊपर की पूरी मुंडी गायब है, इसलिए बोलता हूं ऊपर वाला माला गायब है। संबंध की जगह में क्या स्थिति है? अभी की परिभाषा क्या होगी? पूर्णता के अर्थ में अनुबंध। अनुबंध मतलब हमारी स्वीकृतियां, हम अपनी स्वीकृतियों से साथ साथ हैं, हम पूर्णता के लिए साथ साथ हैं। क्या चीज के लिए साथ साथ? तो मैं कह रहा था ये आचार, तो इसका मतलब मानव आचार नहीं है। हमारा धर्म बोलता है वो जीव है, जीव समझ में आता नहीं है। हमारा सोशल साइंस बोलता है कि वो सोशल एनिमल है, वो सामाजिक पशु है।
एनिमल को हिंदी में पशु बोलते हैं। अब पशु बोलने में शर्म आई होगी तो प्राणी बोल दिया, पशु बोल दिया तो प्राणावस्था में चला गया, पशु बोल दिया तो जीवावस्था में चला गया, HR बोल दिया तो पदार्थावस्था में चला गया। आदमी समझ में नहीं आ रहा है, बाकी सब है। ये बोल दिया तो रहस्य है, फिर बोले हार्ड मास का पुतला है, फिर बोले 2 पैर का जानवर है, नेताजी के लिए वोटर है, बाजार के लिए कंज्यूमर है। ये घटी घटना है, किसी ने अपनी बीवी को फ़ोन लगाया, टेलीफोन उधर से बोलता है कि ग्राहक अभी उपलब्ध नहीं है। उसने कंपनी पे केस कर दिया कि मेरी पत्नी मेरी ग्राहक नहीं है। तो उसको स्टेटमेंट चेंज करना पड़ा। तो हम जो कुछ भी कर रहे हैं बिना मानव को समझे तमाम काम कर रहे हैं, है ना। तो वो किसी के लिए वोटर है, किसी के लिए कंज्यूमर है, वो मानव भर कहीं नहीं है। पूरा गूगल मार के देख लीजिए, आपको मानव की परिभाषा तक नहीं मिलेगी। हम क्यों एक छत के नीचे साथ साथ हैं, ये हमारी क्लैरिटी नहीं है, इसलिए हमारी शादियां नहीं चलेंगी। हम क्यों एक छत के नीचे साथ साथ हैं? मानव बनने के लिए। और मानव होने का प्रमाण क्या है? कि हम न्यायपूर्वक जी पाए, मानव मानव के साथ गिला शिकवा शिकायत से मुक्त होके जी सकता है। इसलिए जब मैं बार बार पूछता हूं कि अपनों से दुख पाया कि परायों से, और कोई भी खुशी पाते हैं तो अपनों के साथ शेयर करेंगे कि दीवार से, और अपनों के साथ, तो इसका मतलब है कि मानव न्यायिक सामाजिक इकाई है। मानव एक ऐसा एंटिटी है जो न्याय के अर्थ में सामाजिक हुआ है। सामाजिक मतलब ग्रुप में आना, जो न्याय को प्रमाणित करने के अर्थ में सामाजिक हुआ है, ऐसी एंटिटी का नाम मानव है। ये स्टेटमेंट अपने आप में एक नोबेल प्राइज के लायक काम है। तो इस दर्शन में हजारों नोबेल प्राइज की व्यवस्था है। अभी इस दर्शन पे कई सौ लोग PhD करना शुरू कर दिए हैं अलग अलग यूनिवर्सिटीज से, है ना। जैसे जैसे PhDs होते जाएंगे, एजुकेशन में पर्कुलेट होते जाएगा, तो इसका मतलब है कि मानव वो एंटिटी है जो न्याय को प्रमाणित करने के अर्थ में सामाजिक हुआ है। क्योंकि समझ का प्रमाण अपने में तृप्ति है, तृप्ति का प्रमाण दूसरे को समझना है, दूसरे का समझने का प्रमाण परस्परता में तृप्ति है, आपस में तृप्ति है। तो अब तक हमारे पास मानव की परिभाषा नहीं है। आज तक धरती पे धर्म और अध्यात्म के बावजूद और जो कुछ भी हमारे पास विज्ञान उपलब्ध है, उन सब के बावजूद जिसकी परिभाषा भी हमारे पास नहीं है, उसको जिएंगे क्या? ठीक, तो पता चला। तो पूर्णता के लिए अनुबंध है। पूर्णता क्या चीज है? आचरण की पूर्णता है। आचरण पूर्ण कब होगा? उसके पहले क्रिया की पूर्णता है। तो क्रिया पूर्ण होने से, क्रिया पूर्ण होने का मतलब समझदारी है, समझ है। समझ पूरी होगी तो आचरण पूरा होगा, तो तो मैं अपनी पूर्णता को पाऊंगा। इसके लिए हम साथ साथ हैं। बढ़िया, ठीक हो गया। अब जब संबंध की बात करते हैं तो संबंध की बात करते हैं तो कितने संबंध हैं? संबंध की बात करते हैं तो देखो, परिवार में संबंध की बात करें तो माता पिता और बच्चे, पति पत्नी, और क्या, भाई बहन, भाई भाई, मित्र मित्र, साथी सहयोगी और गुरु शिष्य। कितने हो गए? 2 3 4 5 6। ठीक, 6 संबंध हैं और ये 6 फ्लॉप शो हो गया। एक भी रिश्ता ऐसा नहीं है जिसमें हम गिला शिकवा शिकायत नहीं देख रहे। और जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं, ये गिला शिकवा शिकायत बढ़ रहा है कि घट रहा है? ये और बढ़ता हुआ दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि जो बेसिक संबंध है वो हमने नहीं पहचाना। हमने अभी तक आत्मा परमात्मा को समझने की कोशिश की, हमने शरीर को भोगने की कोशिश की, उसको भौतिकवाद कहा, आदर्शवाद कहा, मानव समझ में नहीं आया।
मानव समझ में नहीं आया तो जीना समझ में नहीं आया। तो मानव समझ में आने का मतलब है व्यवस्था, समग्र व्यवस्था, संबंध। बस यही मिसिंग है, बार बार इतनी ही बात की जा रही है। व्यवस्था, समग्र व्यवस्था का मतलब है एक मानव यदि स्वयं में व्यवस्थित होगा तो अपने को जीवन और शरीर के रूप में पहचानता है, जीवन और शरीर के रूप में पहचानता है तो मानव लक्ष्य के अर्थ में उसकी तृप्ति होती है, मानव लक्ष्य को पहचानता है। अब माता पिता आपस में क्या करेंगे और बच्चों के साथ क्या करेंगे और पति पत्नी आपस में अब सब क्या करेंगे, सब तय हो गया। ये ध्यान में आया? पहुंच रहा कि नहीं? देखो मैं तो बहुत कोशिश करता हूं पहुंच जाए। नहीं पहुंचा? कितने लोगों को नहीं पहुंचा? हाथ खड़ा करो, संकोच ना करो, कोई बात नहीं, फिर से बोलूंगा। कोई बोलेगा आप में से? इसलिए परिचय शिविर 5 बार। देखो सार बार बार इतना ही है कि जब तक मेरा मुझसे संबंध का पता नहीं चला तब तक मैं आपसे संबंध क्या बनाऊंगा। ये बात समझ में आए? तो मैं क्यों हूं? क्योंकि आप भी मेरे जैसे मानव हो। तो जब तक मैं क्यों हूं मुझको इस बात का पता नहीं है तो मैं आपके साथ क्या करूं। तब तक इतना ही समझ में आया यार मेरे पास भी शरीर है, मैं भी शरीर हूँ, आप भी शरीर हो, चलो मिलके खा पी लेते हैं, चलो मिलके पैसे कमा लेते हैं, चलो मिलके मकान बना लेते हैं। इतना ही समझ में आया। अब ये समझ में आया कि भाई मैं जीवन हूँ, शरीर को चलाता हूँ और मैं समझने से खुश होता हूँ। समाधान बराबर सुख। यदि मेरे को अपने बारे में ये समझ में आया है तो फिर आपके बारे में क्या समझ में आता है? आप भी ऐसे ही हो। तो जब मेरे को हॉल में हर शिविर में नए 100 लोग, 400 लोग, 500 लोग मिलते हैं तो सबको देख के मेरे को कैसा लगता है? मेरे को लगता है कि जो इनको अपने बारे में पता नहीं है वो मेरे को इनके बारे में पता है और 7 दिन इनको बताऊंगा। और उसको ऐसे ऐसे आएंगे और लास्ट में सबकी आंखें ऐसे खुलेंगी। हर बार यही होता है। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि यदि मेरे को मानव की समझ है, यदि मेरे को तृप्ति की समझ है, यदि मेरे को जीवन लक्ष्य की समझ है और मैं उससे तृप्त हुआ हूँ, आप भी मेरे ही जैसे हो, आप भी तृप्त होना चाहते हो, मैं वो आपको बता देता हूँ तो आप भी खुश हो जाते हो। इतना ही तो काम है। तो यदि मेरे को अपने मानव होने का पता नहीं है तो मैं पत्नी के साथ क्या करूँगा, बहन के साथ क्या करूँगा, मित्र के सबसे पैसा कमाना और शरीर भोगना, इतना ही काम करूँगा और दूसरे को शरीर भोगने के लायक बनाना। बच्चों के साथ क्या करेंगे? उनको शरीर भोगने के लायक बनाएंगे। तुम भी बढ़िया कमाने खाने के लायक हो जाओ। इससे अधिक हम कुछ कर नहीं पा रहे। तो जब तक ये पहला संबंध की क्लैरिटी नहीं है, और पहला संबंध की क्लैरिटी क्या है? न्याय धर्म सत्य। ये कहाँ से आया? समझ से आया। क्या समझ से आया? प्रकृति का नियम से आया। नियम कहाँ से आया? सारी चीज़ें मूल ऊर्जा में ऊर्जित हैं, अपनी पात्रता से ऊर्जित है, जैसा ऊर्जित है वैसा व्यक्त है। इसी को नियम बोल रहे हैं, इसी को आचरण बोल रहे हैं। तो ये पहला पॉइंट मिसिंग होने से सारी दुनिया हमारी खाली हो गई। ये दुनिया हमारी पकड़ में नहीं आई। तो यदि पहला संबंध ये पकड़ में आता है, इसलिए इसको 7वां कह देते हैं। तो ये अपना मानव होना समझ में आए बिना, अपने से संबंध समझ में आए बिना किसी से भी संबंध समझ में नहीं आएगा। सार बात इतनी। क्या बोला? जिसकी अपने से बात हो गई उसकी अपनों से बात हो जाती। तो खुद से बात करना का मतलब है व्यवस्था को अपने में समझना, तो हमारी बात हो पाएगी। तो मानव में ये 7 संबंध, पूरी दुनिया में 7 संबंध है। अब और क्या समझ में आया? अब ये भी समझ में आएगा कि जैसे प्रिंसिपल मेल होता है कि फीमेल होता है? प्रिंसिपल मेल या फीमेल कोई भी हो, प्रिंसिपल का मतलब सिद्धांत होता है। ठीक है? तो प्रिंसिपल का मतलब सिद्धांत है। तो जो उसके नियम जानता है उस व्यक्ति को प्रिंसिपल बोल रहे हैं। एसडीओ मेल होता है कि फीमेल होता है?
तो इससे ये समझ में आया, यहाँ ये कह रहे हैं कि कोई पद है तो पति भी एक पद है, पत्नी भी एक पद है, भाई भी एक पद है, बहन भी एक पद है, माता पिता भी एक पद है, साथी सहयोगी भी एक पद है, गुरु भी एक पद है। ये पद की योग्यता शरीर में होती है कि मैं में होती है? मैं में होती है। इसका मतलब ये हुआ कि पति पत्नी की एक दूसरे से अपेक्षाएं निश्चित रहेंगी कि अनिश्चित रहेंगी? एक पति पत्नी से क्या अपेक्षा करे? यदि पति पत्नी को मानव के रूप में पहचानेगा, मानव लक्ष्य के रूप में पहचानेगा, तो अपेक्षाएं निश्चित हैं। तो गुरु शिष्य से क्या अपेक्षा करेगा, शिष्य गुरु से क्या अपेक्षा करेगा, ये दोनों क्या अपेक्षा करेंगे, सभी एक दूसरे से क्या अपेक्षा करेंगे, वो कैसे तय होगा? मानव लक्ष्य के अर्थ में। तो मानव लक्ष्य के अर्थ में माता पिता बच्चों से क्या अपेक्षा करेंगे कि वो मानव लक्ष्य को समझें और मानव लक्ष्य को समझने के लिए उनको सहयोग दिया जाए। पति पत्नी दोनों मिलकर क्या करेंगे? मानव लक्ष्य के लिए दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करेंगे, एक दूसरे के पूरक होंगे, उसके लिए मिलकर काम करेंगे। तो इसी तरह से सभी रिश्तों में अपेक्षाएं निश्चित हो जाती हैं। इससे ये समझ में आया, आज हम और आप पति पत्नी सशरीर नहीं रहेंगे, लेकिन पति पत्नी का पद अमर है, ये दुनिया में हमेशा रहेगा। जैसे कोई स्कूल में कोई प्रिंसिपल आज है, कल नहीं रहेगा, लेकिन प्रिंसिपल हमेशा रहेगा कि नहीं रहेगा? वो पद के रूप में प्रिंसिपल हमेशा रहेगा, व्यक्ति बदलता रहेगा। इसलिए लोग बदलते रहते हैं, पति पत्नी बने ही रहते हैं, माता पिता और बच्चे बने ही रहते हैं, मित्र और मित्र बने ही रहते हैं। तो सारे ये रिश्ते शाश्वत हैं, इनमें अपेक्षाएं भी शाश्वत है, केवल लोग बदलते रहते हैं। क्या नहीं समझ में आया? आया? कितने लोगों को आया है ना? यदि ये क्लैरिटी होगी तो कोई भी संबंध हमारे लिए समझ में आने वाली चीज होगी कि अजनबी होगा? समझ में आने वाली चीज होगी। कैसे? मैं कंप्यूटर इंजीनियर था तो मैं किसी भी कंपनी में जाता था, उसका कंप्यूटर देख के अपना ही पन लगता था, क्योंकि मैं उस कंप्यूटर को समझता हूँ। जब हम कोई चीज को समझते हैं, समझना ही अपनापन है, ना समझना ही बेगानापन है। बस समझते हैं तो बेगाने भी अपने हैं, नहीं समझते हैं तो अपने भी बेगाने। तो यदि ये क्लैरिटी हमको मानव के रूप में आ गई, अपने मानव होने की समझ आ गई, तो सभी मानव के साथ मैं अपने संबंध को पहचानता हूँ और इस ढंग से हम आगे बढ़ सकते हैं। तो मानव मानव की परस्परता में 9 संबंध होते हैं। संबंधों को जब फैलाया तो मानव मानव की परस्परता में जो संबंध है उसमें 9 मूल्य होते हैं, जिसको 9 स्थापित मूल्य पे हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। जैसे मूल्य शब्द को थोड़ा और समझ लेते हैं, है ना? मूल्य मतलब वैल्यूज, है ना? हाँ, तो मूल्य का मतलब है, देखो, मानव लक्ष्य के अर्थ में जो भाई का बहन की जिंदगी में योगदान है, वो बहन के लिए भाई का मूल्य है। अभी भी ऐसा ही है। जिंदा रहने के अर्थ में किसी ने हमको सहयोग दिया, वो हमारे लिए उतना ही कीमती है। काम तो अभी भी वही हो रहा है, लेकिन इतना ही हुआ कि अभी वो जो कुछ था जिंदा रहने के अर्थ में परिभाषित था, अभी वो जीने के अर्थ में हो जाएगा। बस इतना ही चेंज आ गया। इसका मतलब है मानव लक्ष्य क्या है? जीने के अर्थ में। तो मानव लक्ष्य के अर्थ में एक पति का पत्नी की जिंदगी में योगदान, वो पति का मूल्य है। मानव लक्ष्य के अर्थ में मेरा लक्ष्य मानव लक्ष्य, देखो इस बात को समझेंगे, थोड़ा सा इसको पकड़ के चलते हैं। मतलब कैसे हमारी जिंदगी का सारा डायनेमिक्स बदलता है। तो हर आदमी, सूत्र ये कहता है कि जो जिसको महत्वपूर्ण मानता है उसके लिए तन मन धन लगाता है। और क्या चीज़ हमारे लिए महत्वपूर्ण है? जो लक्ष्य हमने स्वीकारा हुआ है वही हमारे लिए महत्वपूर्ण है।
लक्ष्य बदलने से कैसे तन मन धन का नियोजन बदल जाता है, उसको थोड़ा सा एक एग्जाम्पल से समझते हैं। और लक्ष्य के बदलने से हमारी पूरी ज़िंदगी बदल जाती है। दिल्ली में हम प्रिंसिपल्स टीचर्स के साथ में काम करते रहे, तो कुछ कुछ बातें कन्वे करने के लिए कुछ एग्जाम्पल डिज़ाइन किए थे। उसमें एक बढ़िया एग्जाम्पल है जो आपको शेयर करना चाहता हूँ। जैसे एक प्रिंसिपल है जिसका लक्ष्य ये है कि उसकी प्रमोशन हो जाए। एक दूसरा प्रिंसिपल है, उसका लक्ष्य ये है कि मेरा स्कूल पूरे राज्य में सबसे अच्छा हो जाए, सबसे अच्छा कहलाए और मेरी वाह वाह हो जाए। एक तीसरा प्रिंसिपल है जिसका लक्ष्य है कि मेरा स्कूल राज्य के सभी स्कूलों के लिए प्रेरणादायी हो जाए, इंस्पिरेशन का सोर्स हो जाए। अब तीनों प्रिंसिपल क्या करेंगे? पहले वाला क्या करेगा? उसका लक्ष्य क्या है? प्रमोशन हो जाए। अब ये क्या करेगा? रात दिन क्या सोच रही है? तो पैसा लेके किस मंत्री को पकड़ूं और कैसे जुगाड़ लगाऊं, ऊपर वाले को पकड़ूं, और कुल मिला के वो अपने प्रमोशन की जुगाड़ में है। वो स्कूल पे ध्यान देगा? नहीं देगा। वो टीचर्स पे ध्यान देगा? बच्चों पे देगा? नहीं देगा। एक प्रिंसिपल क्या कर रहा है और क्यों कर रहा है वो समझ में आया। दूसरा प्रिंसिपल ये करता है कि मेरा स्कूल दिल्ली में या पूरे राज्य में सबसे ऊपर चला जाए। वो बच्चों पे ध्यान देगा, टीचर्स पे ध्यान देगा, पढ़ाई पे ध्यान देगा? देगा। पर कोई दूसरा स्कूल आगे निकलने लगा तो क्या करेगा? अप्रोच लगा के उसके 2 अच्छे टीचर खिसका देगा किसी दूसरे स्कूल में, ताकि वो स्कूल आगे मत निकल जाए। ठीक हो गया? अब तीसरा क्या करेगा? मेरा स्कूल सबके लिए प्रेरणादायी बन जाए तो सभी का स्कूल सभी के लिए प्रेरणादायी हो सकता है। अब ये किसी को तंग करेगा? ये अपने स्कूल में मेहनत करेगा, बाकी के लिए भी। तो इसका मतलब हो गया कि नेचर में जो डिज़ाइन है वो नंबर 1 का डिज़ाइन नहीं है, हार जीत का डिज़ाइन नहीं है, छोटे बड़े का डिज़ाइन नहीं है, सबके लिए प्रेरणा देने का डिज़ाइन है। हम फूल को देखें, पेड़ को देखें, नदी को देखें, पहाड़ को देखें, पक्षी को देखें, सबको देख के हमको अच्छा ही लगता है और एक अच्छा जीने की प्रेरणा भी मिल सकती है। तो सही अर्थों में हम एक दूसरे के लिए प्रेरणादायी हो जाएं तो मेरा बच्चा मेरे लिए प्रेरणादायी हो सकता है कि नहीं? मेरे पिता मेरे लिए प्रेरणादायी हो सकते हैं कि नहीं? मैं मेरे पिता के लिए प्रेरणादायी हो सकता हूं कि नहीं? तो नेचर में पता चला कि सभी इकाइयाँ एक दूसरे के लिए प्रेरणादायी हैं। छोटी बड़े का मामला नहीं है, आगे पीछे का मामला नहीं है, ईर्ष्या द्वेष का मामला नहीं है। ये क्लैरिटी हमारी बनती है तो लक्ष्य की पहचान कैसे हमारी ज़िंदगी को बदल देती है। अभी हमने लक्ष्य क्या माना हुआ है? अपने अंदर झांक के देखिए, आज की डेट में आपका लक्ष्य क्या है? आप क्यों जी रहे हैं? है ना? तो सारे शिविर का, सारी समझदारी का कितना मतलब है? लक्ष्य का शिफ्ट होना है। अभी तक हम सोच रहे थे कि बस हमारे पास पैसा ज़्यादा आ जाए तो इसी में सारा सुख है। अब शिफ्ट हो गया कि समाज ही स्वस्थ बन जाए। तो समाज स्वस्थ बनने के लिए मेरा योगदान समाज में, मेरे परिवार का योगदान समाज में क्या होगा? तो भौतिक रूप में भी और समझ के रूप में भी मैं क्या योगदान दूंगा दूसरे परिवारों को। यदि मैं दूसरे परिवारों को आगे बढ़ाना चाहूँगा तो मैं आगे बढ़ूंगा, मेरा परिवार आगे बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? जो आगे बढ़ा है वही योगदान दे पाएगा। तो दूसरों से आगे बढ़ना है कि दूसरों से आगे बढ़ाना, दूसरों को आगे बढ़ाना है? जैसे ही मैं ये स्वीकारता हूँ कि दूसरों को आगे बढ़ाना है तो मुझको आगे बढ़ना होता है कि नहीं बढ़ना होता है? और पहले से कम आगे बढ़ता हूँ कि ज़्यादा आगे बढ़ता हूँ? ज़्यादा आगे बढ़ता हूँ। तो मेरा विकास अपने आप ही बड़ा होता है। इसलिए फिर से रिपीट, तो इसका मतलब है कि यदि लक्ष्य शिफ्ट हो जाता है तो ऑटोमेटिकली मेरी क्वालिटी अपने आप बढ़ना शुरू हो जाती है। तो मेरे को लगता है कि हम अच्छा जिएं और हमारे परिवार में सब कुछ बढ़िया चले, उसका एक ही मतलब है कि लक्ष्य के रूप में मैंने क्या स्वीकारा हुआ है ना। जितना बड़ा लक्ष्य हो जाता है और फाइनली मानव लक्ष्य के अर्थ में मेरा जीना हो जाता है,
तो संबंध परिभाषित हो जाते हैं। तो उपयोगिता क्या निकली? उपयोगिता क्या ने मूल्य क्या हुआ? 9 मूल्य हैं, 9 स्थापित मूल्य हैं। मूल्य का मतलब भाव। तो भाव का मतलब क्या हुआ? मूल्य का मतलब क्या हुआ? भाव का मतलब क्या हुआ? उपयोगिता। तो पति की पत्नी की जिंदगी में जो उपयोगिता है वो पति का मूल्य है, पत्नी की उपयोगिता पत्नी का मूल्य है ना। और हमने सूत्र के रूप में भी चर्चा किया था, हर मानव अपनी उपयोगिता को जानकर तृप्त होता है। हर मानव की उपयोगिता बड़ी व्यवस्था में उसकी भागीदारी है। तो दूसरे की जिंदगी में हमने क्या हम दे पाए, ये मेरा मूल्य है। मेरा सम्मान किस बात का है? सम्मान लेने का सम्मान है कि देने का सम्मान है? देने का सम्मान है कि मैं क्या दूसरे को दे पाया। तो इसका मतलब है, ऐसा चर्चा करते हैं तो हम तो 9 मूल्य में से पहला मूल्य है जिसको कह रहे हैं कि विश्वास। तो देखिए, विश्वास को आधार मूल्य कहा है। विश्वास को आधार मूल्य कहा है। तो बेसिकली जितने भी संबंध हैं, है ना, माता पिता, पति पत्नी, बच्चे, दोस्त, सभी का आधार क्या है? फाउंडेशन क्या है? विश्वास। विश्वास गायब हो जाए फिर कितनी भी मीठी बातें करो उसका कोई मतलब नहीं बच रहा है। और विश्वास बना हुआ है, कितनी भी लड़ाई हो जाए कोई बात नहीं, कल ठीक हो जाएगी। तो विश्वास फाउंडेशन है किसी भी संबंध का। तो विश्वास फाउंडेशन है। तो विश्वास का मतलब क्या है? विश्वास का मतलब क्या है? विश्वास का मतलब कहाँ से शुरू होगा? देखिए, विश्वास की जो परिभाषा है वो कहता है संबंध निर्वाह निरंतरता का नाम विश्वास है। हमको कब विश्वास होता है किसी पे? जब वो हमेशा एक ही तरह से व्यक्त होता है, एक ही जैसा रहता है ना। तो संबंध का निर्वाह, और निर्वाह एक दिन हो कि हमेशा होता रहे। तो संबंध निर्वाह की निरंतरता के प्रति विश्वास होता है। लोहे के प्रति विश्वास क्या है? कि वो मिट्टी पत्थर के साथ में हमेशा वैसा ही चलता है। तो संबंध को पहचानना और उसका निर्वाह करना और उसकी कंटिन्यूटी बने रहना, कंटिन्यूटी के प्रति विश्वास। आज अच्छा किया कल खराब कर दिया तो विश्वास नहीं बनता है ना। और विश्वास के निर्वाह की निरंतरता है। मैं दूसरे के साथ कब कर पाऊंगा? जब मुझ में होगा। तो मुझ में होगा का मतलब है उसका आधार हुआ स्वयं के प्रति विश्वास। स्वयं के प्रति विश्वास का मतलब स्वयं के प्रति आश्वस्त होना, स्वयं के प्रति भरोसा। स्वयं के प्रति भरोसा कब होगा? स्वयं के प्रति भरोसा कब होगा? स्वयं क्या है? स्वयं क्या है? मैं में क्या है? भाव और विचार। तो यदि मेरे भाव और विचार हमेशा सुखदायी हैं, यदि मेरे भाव और विचार हमेशा सुखदायी हैं सभी के लिए, तो उसमें मैं भी शामिल हूँ। इसका नाम स्वयं के प्रति विश्वास है। कैसे होगा? कैसे होगा? कैसे होगा? कैसे होगा? तो मेरी समझ के प्रति विश्वास, मेरे विचारों के प्रति विश्वास, मेरे निर्णय के प्रति विश्वास, मेरे व्यवहार के प्रति विश्वास, व्यवहार में न्याय के प्रति विश्वास, इतना हो गया तो इसका मतलब मेरी समझ सही है।
यदि जीने में न्याय नहीं आया, इसका मतलब मेरी समझ नहीं है। ये साइकिल हमेशा चलता रहता है। और ये समझ मतलब क्या होगा? समझ मतलब क्या है? प्रकृति के अस्तित्व के नियम की समझ। उस नियम की समझ होगी तो हमेशा फिर ठीक चलेगा। उसकी समझ नहीं है, उसकी समझ नहीं है तो फिर मैं मान्यताओं से चलता हूँ। मान्यताएं तो बदलती रहती हैं, इसलिए विचारों में गड़बड़, ये सब गड़बड़ होते रहता है। तो अपनी समझ के प्रति आश्वस्त होना, मैं सही समझ रहा हूँ कि नहीं, उसके प्रति आश्वस्त कैसे होऊंगा? तो समझ का जो कंटेंट है, जिसको बोल रहे हैं 12 बुक्स और समझने की विधि, तो समझने का कंटेंट क्या है, उसको समझने का प्रोसेस क्या है, मैं कहाँ पहुँचा हूँ, कितनी यात्रा शेष है, इसको अपने में मूल्यांकित करना, असेस करना। धीरे धीरे ये प्रक्रिया अपने में चलती रहती है। मेरे विचार सही हैं कि नहीं है, तो समझ क्या होगी? मानव लक्ष्य की समझ होगी। विचार क्या होगा? मानव लक्ष्य का विचार होगा। निर्णय क्या होगा? मानव लक्ष्य के लिए होगा। व्यवहार कैसा होगा? मानव लक्ष्य के लिए होगा। न्याय कैसा होगा? मानव लक्ष्य का, मानव लक्ष्य की दिशा में हम यात्रा करेंगे। तो फाइनली चोटी पकड़ के रखना है। चोटी मतलब लक्ष्य। लक्ष्य के निश्चित होते ही बाकी सब निश्चित होने लगता है। खूब जांचिए, अपने आप से पूछिए, अभी मेरा लक्ष्य क्या है, मैंने क्या चीज़ को महत्वपूर्ण माना है, तो पता चल जाएगा कि सारी गड़बड़ क्यों हो रही है। ठीक हो गया? तो इसका अर्थ ये हुआ, इसका अर्थ ये हुआ, ऐसा करने के लिए क्या करना पड़ेगा? ऐसा करने के लिए क्या करना पड़ेगा? कैसे होगा? अध्ययन 3 महीना, 6 महीना, 1 साल, जैसी आपकी अनुकूलता हो। तो फाइनली पहला काम है कि मेरे पास सूचना आ जाए, सूचना मेरे भीतर डाउनलोड हो जाए, है ना। शब्द से अर्थ की यात्रा। शिविर में क्या हो रहा है? आपको कुछ भाषा आपके सामने आ रही है, जिससे कुछ अर्थ आपके मेमोरी में टिक पा रहा है। और ये अर्थ टिकने से क्या हो रहा है? आशा बन रही है कि हाँ, जिया जा सकता है, जिया जा सकता है, कोई मुश्किल काम नहीं है। फिर जिस चीज़ के बारे बात कर रहे हैं उसका रियलाइजेशन हो जाए कि मैं पानी पीता हूँ, पानी पी लेता हूँ, मेरे को पी के तृप्ति हो जाती है, लेकिन मैं हूँ, ये मेरे एहसास में नहीं आएगा, अनुभव में नहीं आएगा, तो मेरी तृप्ति कैसे होगी? सुनने से थोड़ी तृप्ति। आपको प्यास लगी है, मैं आपको पानी पे पीएचडी दे दूं, ये पीएचडी पढ़ो। तो पानी के ऊपर पीएचडी पढ़ने से, पानी के ऊपर वीडियो देखने से प्यास बुझेगी क्या? तो पानी पे कितनी भी बात करें उससे प्यास नहीं बुझती, पी के ही प्यास बुझेगी। तो अपने जीवन में शब्दों से पानी मिलेगा इस बात की आशा बनती है, भाई हम भी जी सकते हैं। लेकिन फाइनली मुझको रियलाइजेशन हो जाए, मैं अमर हूँ, मैं हूँ और मैं नहीं मरता और शरीर मरता है, फिर देखो मज़ा। फिर जिंदगी के तमाम डर भय, है ना, सब कुछ दूर होते हैं, हमारे जीने में हल्कापन आता है, तमाम तरह की इनसिक्योरिटी, शरीर में और शरीर की क्लैरिटी, दोनों की आवश्यकता की क्लैरिटी, और मेरी पूरी हो गई, मेरी पूरी हो गई है ना। ये कब निकल के आएगा? जब मेरे को समझ होगी कितने की ज़रूरत है। फिर दूसरों को देख के प्रभावित नहीं होते हैं, फिर देखो कैसा मज़ा आता है। फिर किसी के पास अपने से ज़्यादा पैसा है, उसको भी देख के प्यार ही आता है। किसी के पास कम पैसा है, किसी के पास बड़ा पद है, वो जो अपने छोटेपन का एहसास है उससे मुक्ति मिलने दो, और फिर ज़िंदगी में आराम देखो कैसा होता है। ये जो अनावश्यक लार टपकी है,
ये जो अनावश्यक अपने आप को छोटा बड़ा महसूस करना है, हमेशा दूसरों से कंपेयर करना है, इसमें बहुत थकान का काम है, ये बहुत परेशान करता है। अपना सुख का नियंत्रण अपने पास आ जाए, अपना सम्मान अपने पास आ जाए, फिर बहुत आराम आने लगता है। एक दिन में ब्लैक एंड वाइट का मामला नहीं है कि आज रात को सोए सुबह सब कुछ ठीक हो गया। हर दिन कमाते हैं तो इसमें भी हर दिन मेहनत करते हैं और धीरे धीरे वो हल्कापन, नेगेटिविटी कम होती जाती है, सकारात्मकता बढ़ती जाती है। बढ़िया। तो विश्वास क्या हुआ? तो इसलिए बीच में आप पूछ रहे थे कि आत्मसम्मान क्या हुआ, स्वयं के प्रति विश्वास क्या हुआ। तो आत्मा को पहचानने से, अनुभव होने से आत्मविश्वास है। फाइनल, अंतिम स्थिति। तो आत्मा को पहचानने से अभी क्या हो रहा है? अभी स्वयं पे विश्वास हो रहा है कि स्वयं का भास हो रहा है। मैं नाम की कोई चीज़ तो है। कितने लोगों को लगने लगा? ठीक हो गया। ये मैं का भास हो सकता है या आभास भी हो सकता है। कितने लोगों को एकदम पकड़ने लगने लगा कि अब कोई शंका नहीं है, शरीर और मैं अलग अलग है और मैं हूँ। ठीक, तो थोड़ी सी और आभास हो गया। कोई क्षण में मैं आमने सामने देख लूँगा, हाँ ये तो मैं हूँ ही हूँ, झंझट ही खत्म हो गया। तो इसका मतलब है मैं स्वयं को पूरी तरह से पहचान लेता हूँ, मैं आत्मा को पहचान लेता हूँ, इसका नाम आत्मविश्वास है। आत्मा की रोशनी में पूरे मैं को पहचान लेता हूँ, इसका नाम स्वयं के प्रति विश्वास है। एक बार आ गया तो अनंत काल के लिए आ गया, फिर वो वापस होने वाला नहीं। ये कमाई एक बार हो गई तो हमेशा के लिए हो गई। अब स्वयं के प्रति विश्वास आ गया और दूसरा मेरे विश्वास को तोड़ देगा। इसी का नाम अजयता है कि ये वो स्थिति है जिसको जीता ही नहीं जा सकता। एक बार स्वयं के प्रति विश्वास आ गया, आत्मविश्वास आ गया, इसको खंडित नहीं किया जा सकता, इसको कोई अपमानित नहीं कर सकता, ये अपने आप में पूर्ण है। इसी का नाम क्षमा है। क्षमा क्या है? क्षमा क्या है? दूसरों से अप्रभावित रहना ही क्षमा है। क्षमा, माफ कर देना। यदि प्रभावित हो गए तो कोई ना कोई झंझट तो होने ही वाला है। तो क्षमा की बहुत सुंदर परिभाषा है कि दूसरे से अप्रभावित रहना ही क्षमा है। हम प्रभावित होते ही नहीं तो खंडित क्या होंगे, और खंडित क्या होंगे तो फिर रिएक्शन क्या आएगा। रिएक्शन ही नहीं आया तो क्षमा भी क्या करना है, प्यार ही प्यार है ना। जैसे छोटा बच्चा कुछ उल्टा पुल्टा करता है तो हम उसको प्रभावित नहीं होते हैं, हम मानते हैं कि छोटा बच्चा है ना, तो फिर हम प्रभावित नहीं होते। बढ़िया, विश्वास समझ में आया? हाँ जी। क्षमा का मतलब है, देखो आपने कुछ कह दिया, मैं प्रभावित हो गया। प्रभावित हो गया तो मेरे अंदर रिएक्शन आएगा कि नहीं? रिएक्शन आएगा। रिएक्शन आएगा तो मेरे को आपके प्रति गुस्सा आएगा। तो अब ये गुस्से का क्या करूँगा? तो मैं धीरे से कहता हूँ नहीं भाई चल यार माफ़ कर, क्षमा कर, इस गुस्से से मुक्त हो जा। अब इसका कोर कहाँ पे है? कोर ये है कि मैं प्रभावित हुआ। अब प्रभावित ही नहीं हुआ, आपने गलती किया, मैं प्रभावित नहीं हुआ, तो मैं जैसे आपको पहले प्यार कर रहा था अभी भी वैसे ही प्यार करूँगा। इसका नाम क्षमा है। प्रभावित ही ना होना है। हाँ, इमोशन पे पूर्ण कंट्रोल आ जाता है। मेरा सुख मेरे हाथ में है, आप उसको बाधित नहीं कर सकते। इसलिए कहा मैं नित्य शांत हूँ, सम और विषम से अप्रभावित हूँ, आसक्ति और प्रतिक्रिया से अप्रभावित हूँ, मैं व्यवहार को नियंत्रित करता हूँ, व्यवसाय को नियंत्रित करता हूँ। ये मेरा साइज है। इतना बड़ा आदमी, और अभी कैसा है? वो घायल होने के लिए तैयार ही रहता है। इसलिए हाँ जी। सामने वाले व्यक्ति ने कुछ गलत बताया तो उसको समझाना तो चाहिए। तो मैंने कहा नहीं समझा। समझा कौन पाएगा? ये भी अच्छी बात है।
मैं प्रभावित हो गया तो मैं रिएक्ट करूंगा कि समझाऊंगा? रिएक्ट करूँगा। रिएक्ट करूंगा, इसमें समझाना हो ही नहीं सकता। तो समझाने का अधिकार उसी को है जो प्रभावित ना होता हो। यस, धन्यवाद। घरों में क्यों हमारा समझाना नहीं चल रहा है? क्योंकि हम प्रभावित हो जा रहे हैं, उसके बाद रिएक्ट करते हैं, सामने वाले को समझ में आ जाता है तो आपकी सुनना बंद कर देता है। तो समझाने का अधिकार ही उसको है जो प्रभावित ना होता हो, और समझ होने का प्रमाण यही है कि प्रभावित ना होता हो। जय हो। चीयर्स। क्या हो गया? मजा है कि नहीं है? देखो, कोई ढोलक नहीं, कोई गीत नहीं, चुटकुला नहीं, शुद्ध दर्शन, और उसको भी हम इतना एंजॉय कर सकते हैं। ये अद्भुत है। चलो आगे। ब्रेक हो गया? ये ब्रेक बीच में हो जाता है। ब्रेक करना है? चलो जल्दी आ जाओ।